रुद्रा की हाजिरी से स्टडी रूम में सन्नाटा छा गया था। भारी पर्दों ने खिड़की को ढक रखा था, जिससे कमरे में काफी अंधेरा छाया हुआ था। रुद्रा अंदर जाकर डेस्क पर बैठा। उसकी नजरें नीचे बंधी हुई कांपती परछाई पर टिकी थी। सामने ईरा बिना किसी भाव के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लक्ष्य को घूर रही थी। रुद्रा ने अपनी लंबी टांग से उस कुर्सी को ठोकर मारी जिस पर लक्ष्य को बांधा गया था। रुद्रा की गहरी आवाज गूंजी, बोल। लक्ष्य जो अब तक चीखने चिल्लाने का नाटक कर रहा था, ठोकर से बुरी तरह कांप गया। उसकी सारी हेकड़ी एक पल में हवा हो गई और वो खुद में ही सिमटकर चुप हो गया। रुद्रा अचानक हंस पड़ा, पर उसकी हंसी में एक अजीब सा तूफान था जिससे लक्ष्य कांप उठा। रुद्रा ने लक्ष्य को घूरते हुए कहा, मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है? तुझे क्या लगता है कबीर झा बेरहम है और मैं कोई नरम दिल इंसान हूँ? अचानक ईरा तेजी से आगे बढ़ी और उसने पलक झपकते ही लक्ष्य की गर्दन पर खंजर रख दिया, जिस कारण लक्ष्य की गर्दन से खून का एक छोटा सा फुवार फूटा। लक्ष्य को घूरते हुए ईरा ने बिना किसी इमोशन के कहा, मैं लोगों को मारना अच्छी तरह जानती हूँ, और वो भी ऐसी मौत जिसके बदले वो इंसान को खुद खुशी बेहतर लगे। लक्ष्य का डर इस पल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उसने ईरा को देखा और अचानक उसका पूरा शरीर जैसे अकड़ गया, इतना कि वो ईरा की नजरों से बचने के लिए अपना चेहरा तक नहीं घुमा पा रहा था। उसके सामने खड़ी ये औरत नर्क से निकली किसी पिशाचिनी जैसी लग रही थी, जिसे न कानून की परवाह थी न किसी की जान की। आखिरकार लक्ष्य खन्ना का सारा सब्र जवाब दे गया। उसके गले से दिल दहला देने वाली चीख निकली। जैसे ही उसके मुंह पर लगी टेप हटाई गई, लक्ष्य कांपती आवाज में बोला, ये सब कबीर झा ने किया था। लक्ष्य का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। उसने हकलाते हुए आगे कहा, चिन्मय मेहता तो बस उसका एक चमचा था, एक पालतू कुत्ता। तुमने जो पानी पिया था उसमें ड्रग्स उसी ने मिलाया था, और कृति का इंतजाम भी उसी ने किया था। रुद्रा की मुट्ठियां भिज गईं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रुद्रा ने ठंडे स्वर में पूछा, और क्या? जो भी तुझे पता है सब बता दे, एक भी डिटेल मत छोड़ना। लक्ष्य सांस लेने के लिए रुका, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगा, मुझे उस टाइम की ज्यादा बातें नहीं पता। मैंने तो बस चिन्मय को कहते सुना था कि तेरी तो लॉटरी लग गई, कि तुझे कृति जैसी खूबसूरत लड़की के साथ रहने का मौका मिल रहा है। इसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। रुद्रा की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उसने आगे पूछा, फिर क्या हुआ? चिन्मय का क्या हुआ? लक्ष्य ने बोलना जारी रखा। तुम्हारे पकड़े जाने के लगभग आधे महीने बाद अचानक एक दिन कुछ पुलिस वाले हॉस्टल में घुस आए और चिन्मय को उठाकर ले गए। हम सब डर गए थे। जब उसे पकड़ा जा रहा था तब भी वो कबीर झा को गालियां दे रहा था। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कबीर झा काम निकलने के बाद धोखा दे रहा है, नदी पार करके पुल तोड़ रहा है। लक्ष्य अभी भी कांप रहा था। लक्ष्य ने आगे कहा, चिन्मय को किसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया था। जब तक हमारा ग्रेजुएशन हुआ, चिन्मय के माँ बाप हॉस्टल में उसका सामान पैक करने आए। तब मुझे पता चला कि वो मर चुका है। सब कह रहे थे कि उसने जुर्म के डर से सुसाइड कर लिया। रुद्रा के होठों पर एक सर्द मुस्कान आई। सुसाइड? तुम्हें भी यकीन है इस पर? अचानक लक्ष्य बोल उठा, वो सुसाइड नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये कबीर झा था। कबीर झा ने उसे मरवा दिया ताकि उसका राज दफन हो जाए। चिन्मय को ले जाया गया, लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं लगा। किसी को नहीं पता था कि उसे किस जेल में रखा गया था। लक्ष्य की आंखें खून से भर गईं। कबीर झा का असर बहुत बड़ा है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। पुलिस में, कोर्ट में, हर जगह उसके लोग हैं। अगर उसे पता चल गया कि मैंने ये सब तुम्हें बताया है, तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। वो मुझे भी चिन्मय की तरह खत्म कर देगा। अब सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका था। सब कुछ सुनने के बाद रुद्रा बिना किसी हाव भाव के उठा। रुद्रा ने बिना पीछे मुड़े कहा, ईरा चलो। लक्ष्य की गर्दन पर ईरा ने जो खंजर रखा था, उससे लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो रुद्रा को जाते हुए देख पागलों की तरह चीख रहा था, मैंने तुम्हें वो सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता था। मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया और ना ही मैं इन बातों को सुनना चाहता था। ये सब मेरे सामने हुआ, मैं क्या करता? प्लीज मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस जीना चाहता हूँ, प्लीज। ईरा एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने अपना खंजर उठाया, लेकिन रुद्रा ने दरवाजे पर रुककर पीछे मुड़े बिना ही कहा, उसे छोड़ दो। ईरा हैरान हो गई। दरवाजे के बंद होते ही लक्ष्य की चीखें अंदर ही दब गईं। दरवाजे के बाहर ईरा ने अपना खंजर थामे हुए कहा, अल्फा कमांडर, वो मरने के लायक है। उसने सब कुछ देखा, फिर भी चुप रहा। रुद्रा ने अपना सिर हिलाया और एक पल रुकने के बाद बोला, नहीं, नॉर्दर्न टेरिटरी के जिन लोगों ने हमारे देश पर हमला किया, वो मरने के लायक थे। लक्ष्य ने गलती की, लेकिन उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। वो बस एक डरपोक गवाह था। ईरा ने हल्की चिढ़ के साथ कहा, लेकिन सर, डरपोक होना कोई बहाना नहीं है। अगर वो उस टाइम बोल देता तो शायद आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। रुद्रा ने ईरा की तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। ईरा, इमोशंस को खुद पर हावी मत होने दो। तुम एक सोल्जर हो। तुम्हारी तलवार हमेशा देश के दुश्मनों और बुराई पर उठनी चाहिए, डर से चुप रहने वाले कमजोर लोगों पर नहीं। वो मौत का हकदार नहीं है। उसे इस बार जो सबक मिला है वो काफी है। ईरा एकदम से चुप हो गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। रुद्रा ने उसके कंधे पर थपकी दी और कहा, याद रखना, अपने हाथों को खून से रंगना कोई अच्छी बात नहीं है। जो सजा के लायक हैं उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन हर किसी को मौत की सजा देना ठीक नहीं।
रुद्रा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी बातों ने ईरा के दिमाग में दबे एक पुराने भयानक ख्वाब को फिर से जिंदा कर दिया। उदासी से ईरा की आंखें नीचे झुक गईं। बचपन में हुआ हादसा उसकी आंखों के सामने छा गया। वो अलमारी में छिपी हुई थी, डाकुओं को अपने माँ बाप के सिर पर पैर रखकर हंसते हुए देख रही थी। वो बार बार चाकू घोंप रहे थे और गहरा लाल खून पूरे फर्श पर बह रहा था। डाकुओं के जाने के बहुत देर बाद तक वो बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाई। ईरा एकदम धीरे से बोल उठी, जैसे खुद से ही बात कर रही हो। मैं जानती हूँ कि खून से बुराई खत्म नहीं हो सकती, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई बेहतर तरीका भी नहीं सोचता। काश उस वक्त मैं उन दरिंदों को रोक पाती। रुद्रा उसका दुख समझ गया। उसने नरमी से कहा, तब तुम एक बच्ची थी जिससे कुछ भी कर पाना नामुमकिन था, लेकिन अब तुम अलग हो। अब तुम उन लोगों को बचा सकती हो जो बेकसूर हैं और उन्हें सजा दे सकती हो जो सच में गुनहगार हैं। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जिया ने रुद्रा का हाथ पकड़ रखा था और किंडरगार्टन जाने की जिद कर रही थी। जिया ने कहा, डैड मुझे आज स्कूल जाना है। अगर मैं आज नहीं गई तो मुझे इस हफ्ते लिटिल रेड फ्लावर्स नहीं मिलेंगे, और अगर लिटिल रेड फ्लावर्स नहीं मिले तो मैं आपके साथ गिफ्ट कैसे बदलूंगी। कृति ने समझाने की कोशिश की, बेटा तुम कल से जाना स्कूल, आज घर पर आराम करो। लेकिन जिया ने सामने कहा, नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मुझे स्कूल जाना है। रुद्रा को परेशान करने के बाद वो कृति को परेशान करने लगी। उसकी जिद के आगे दोनों हार मान गए। मजबूर होकर रुद्रा ने खुद गाड़ी चलाई। पहले जिया को किंडरगार्टन छोड़ा। जिया ने गाड़ी से उतरते हुए खुशी से कहा, थैंक यू डैड, बाय मम्मा, मैं शाम को मिलूंगी। फिर रुद्रा कृति के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए निकला। हॉस्पिटल के गेट के पास उतरते हुए कृति ने कहा, रुद्रा ड्रॉप करने के लिए थैंक यू, मैं अंदर जाती हूँ कहीं लेट न हो जाऊँ। रुद्रा ने सिर हिलाया, हाँ मैं पार्किंग करके आता हूँ। जब रुद्रा पार्किंग की जगह ढूंढ रहा था तब उसे चेतन जोशी का फोन आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, रुद्रा भाई आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे पता है आप बिजी होंगे। रुद्रा को कोई हैरानी नहीं थी। उस दिन चेतन जोशी का असिस्टेंट फरहान खाली हाथ लौटा था और चेतन जोशी को उससे कुछ काम था तो जाहिर है कि वो पर्सनली कांटेक्ट करेगा ही। रुद्रा ने शांति से कहा, कोई बात नहीं मिस्टर जोशी बताइए। चेतन जोशी ने बात आगे बढ़ाई, इस बार बात चार्वी की नहीं है रुद्रा भाई, ये आपके छोटे भाई कुणाल के बारे में है। रुद्रा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। चेतन जोशी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कल रात कुणाल मेरे पास आया था, कह रहा था कि वो गोयंका फैमिली की तरफ से मेरे साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा करना चाहता है। मैंने प्लान देखा है। चेतन जोशी ने एक पल रुक कर कहा, ये आपके पिता का छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट है रुद्रा भाई, और कुणाल इसे मेरे साथ पार्टनरशिप में करना चाहता है। मुझे गोयंका फैमिली के नाम पर इसमें दखल देना ठीक नहीं लगता। ये सुनते ही रुद्रा के चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट तैर गई। उसने मन में सोचा कि शायद जोशी फैमिली की बड़ी बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं है। कुणाल जोशी फैमिली में ऊपर चढ़ने के लिए अपने पिता की छोड़ी नींव को भी हिलाने को तैयार है। रुद्रा ने शांत लहजे में कहा, मिस्टर जोशी आप बहुत समझदार हैं। मैंने ही अपने छोटे भाई को ठीक से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसीलिए मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदा होना पड़ा। ये सुनकर कि बात बन सकती है, चेतन जोशी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं रुद्रा भाई, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, लेकिन ये मामला शायद इतना सीधा नहीं है। कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्यों ना हम मिलकर डिटेल में बात करें। रुद्रा का भी यही इरादा था। ठीक है, आप टाइम और प्लेस बता दीजिए। चेतन जोशी ने कहा, परफेक्ट, मैं एड्रेस मैसेज कर देता हूँ, आज शाम 4 बजे। रुद्रा ने जवाब दिया, ठीक है मैं वहाँ मिलता हूँ। शाम को मिलने की जगह एक बहुत ही सीक्रेट प्राइवेट क्लब में तय की गई थी। वेटर रुद्रा को चेतन जोशी के प्राइवेट कमरे में ले गया, चाय और नाश्ता परोसा और फिर चुपचाप चला गया। चार्वी जोशी भी वहाँ थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने रुद्रा को देखते ही कहा, अंकल आप आ गए, मैं खास तौर पर आपसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। रुद्रा मुस्कुराया, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुमने अपना ख्याल रखकर जल्दी रिकवरी कर ली है, खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चार्वी ने शिकायत की, बिल्कुल, आपको पता नहीं मेरे डैड कितने बेरहम हैं, मेरा फोन जब्त कर लिया, मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज भी नहीं कर सकती, कह रहे हैं कि पहले पूरी तरह से रिकवर हो जाओ। चार्वी ने चेतन जोशी को घूर कर देखा। चेतन जोशी बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिए, बेटा तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है। चार्वी ने मुंह बनाया, फिर समझदारी से बोली, अंकल आप पहले पापा के साथ बिजनेस की बात कर लीजिए, जब आपकी बात खत्म हो जाए तो मैं आपसे मिलने वापस आऊंगी, मुझे आपको अपने फ्रेंड से मिलवाना है। रुद्रा ने सिर हिलाया, ठीक है चार्वी। चार्वी वहां से चली गई। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए थे। चेतन जोशी की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने कहा, चार्वी इस खतरनाक मुसीबत से बच गई, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। चेतन जोशी की आवाज में एक पिता का डर साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं बस उसे हर दिन जिंदा दिल देख सकूं, हंसते खेलते देख सकूं, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पैसा, बिजनेस, सब कुछ फीका है उसके सामने। चेतन जोशी मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में एक पिता का प्यार साफ झलक रहा था। आप चार्वी के जीवन दाता हैं रुद्रा भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए गोयंका फैमिली के मामलों के बारे में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। चेतन जोशी ने टेबल से कुछ पेपर्स उठाए और रुद्रा की तरफ बढ़ाए। कुणाल ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सब यहाँ है, आप पहले इन्हें ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरी बैक स्टोरी बताता हूँ। रुद्रा ने पेपर्स उठाए और पढ़ना शुरू किया। उन्हें पढ़कर रुद्रा की आंखें बड़ी हो गई।
कुणाल और गोयनका परिवार की बात ने कमरे में खामोशी फैला दी थी। कमरे के बीचों बीच चाय की किटली उठाकर चेतन जोशी ने रुद्रा और अपने लिए गर्मा गर्म चाय डाली। चेतन जोशी ने कप रुद्रा की तरफ बढ़ाते हुए अपनी बात शुरू की। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, मौजूदा गोयनका कॉर्पोरेशन इसे संभाल नहीं सकती, लेकिन कुणाल ने जोशी फैमिली से मदद नहीं मांगी, बल्कि मुझसे मांगी, एक बाहरी आदमी से। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता? चेतन जोशी ने एक गहरी सांस ली, जैसे सीने में दबी पुरानी यादें ताजा हो गई हों। उन्होंने आगे कहा, बात तब की है जब राजदीप भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ था। उनके बाद कोई वसीयत न होने के कारण कुणाल और उसकी माँ को बोर्ड का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। हर कोई उन्हें शक की निगाह से देख रहा था। चेतन जोशी ने चाय का एक घूंट लिया। बोर्ड का भरोसा जीतने के लिए कुणाल ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उसने राजदीप भाई साहब के छोड़े हुए सबसे बड़े और सबसे मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स को थाली में सजाकर जोशी फैमिली को दे दिए। राजदीप भाई साहब की बनाई स्ट्रेटेजी पर बने वो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुए। जोशी फैमिली ने उन प्रोजेक्ट से बेतहाशा दौलत कमाई। चेतन जोशी की आवाज में अफसोस साफ झलक रहा था। और इस मेहरबानी के बदले में जोशी फैमिली में शादी करने का मौका पाकर कुणाल को हमारा मजबूत सहारा मिल गया। उसी सहारे की बदौलत वो गोयनका कॉर्पोरेशन में अपनी जगह बना पाया, लेकिन उसे कामयाबी तुरंत चाहिए थी। आज का गोयनका कॉर्पोरेशन कुणाल की वजह से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। चेतन जोशी ने रुद्रा की आंखों में देखा। जोशी फैमिली चालाक है रुद्रा। अगर कुणाल सच में गोयनका कॉर्पोरेशन को बर्बाद कर देता है तो जोशी फैमिली उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट उसका आखिरी मौका है। रुद्रा ने शांति से चाय का घूंट लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो कोई कहानी नहीं बल्कि किसी कंपनी की केस स्टडी सुन रहा हो। उसने कप नीचे रखते हुए कहा, मिस्टर जोशी, घर की इज्जत यूं सरेआम उछाली नहीं जाती। मेरी वजह से खामखा आपको इसमें फंसना पड़ा। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे ही फैमिली की सफाई करनी होगी। रुद्रा के इन शब्दों को सुनकर चेतन जोशी जोर से हंस पड़े। ये तुम्हारा फैमिली मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मैं कोई मौका देखकर कुणाल को मना कर दूंगा। ठीक उसी पल दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एक आवाज आई, मिस्टर जोशी, गोयनका कॉर्पोरेशन से मिस्टर कुणाल आपसे मिलना चाहते हैं और रेस्ट एरिया में इंतजार कर रहे हैं। चेतन जोशी ने रुद्रा की आंखों में देखा और बिना एक पल सोचे दृढ़ता से जवाब दिया, उनसे कहो कि मैं एक बहुत खास मेहमान के साथ मीटिंग में हूँ और अभी नहीं मिल सकता। वो आदमी सिर झुकाकर चला गया। चेतन जोशी ने मुस्कान के साथ रुद्रा की ओर देखा। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत उतावला है। कल रात ही उसने मुझे प्रपोजल भेजा और आज सुबह पूछताछ करने आ गया। एक पल रुककर उन्होंने अपनी असली बात सामने रखी। गोयनका कॉर्पोरेशन में तुम्हारा भी हिस्सा है। अगर तुम उसके लिए लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रुद्रा ने अपने हाथ में चाय के कप को घुमाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे गोयनका कॉर्पोरेशन में पहले भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर कुणाल चाहे तो उसे ले सकता है, लेकिन जब वो खुद उसकी कदर नहीं कर रहा तो अब शायद मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ेगा। अंदर का नजारा किसी कसाई खाने से कम नहीं था। चारों तरफ खून के छींटे और टूटे हुए फर्नीचर बिखरे पड़े थे। फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था और वो बुरी तरह कांप रही थी। तभी गश्त लगाता हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड जब क्लब के दरवाजे के पास से गुजरा तो अंदर का वो खूनी मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसने घबराकर चिल्लाया, सिक्योरिटी जल्दी आओ, इमरजेंसी है। उसकी आवाज में इतनी दहशत थी कि सुनते ही 4 सिक्योरिटी गार्ड अपने डंडे फटकारते हुए भागे भागे वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर की हालत देखी, उनके पसीने छूट गए। जमीन पर पड़े कुणाल को देखकर उनका खून सूख गया, पर उससे भी ज्यादा डर उन्हें रुद्रा को वहां खड़ा देखकर लगा, जो मिस्टर जोशी का खास मेहमान था। उन्होंने तुरंत रुद्रा के सामने झुककर माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर रुद्रा, हमें वाकई बहुत अफसोस है। हम इसे अभी इसी वक्त यहाँ से घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। एक गार्ड ने बाकियों को डांटते हुए कहा, जल्दी करो, देख क्या रहे हो? इस जैसे आवारा की हिम्मत कैसे हुई क्लब में घुसने की? मिस्टर जोशी के खास मेहमान को परेशान कर रहा है और तुम सब यहाँ मुफ्त की पगार ले रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जरा भी देर न करते हुए फुर्ती दिखाई। कुणाल को जानवरों की तरह जमीन पर घसीटा जाने लगा। वो हाथ पैर मारता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उसकी एक न चली। उसकी सारी अकड़ पल भर में हवा हो गई थी। वो किसी पागल की तरह चीख रहा था, ये नामुमकिन है, ये आदमी मिस्टर जोशी का मेहमान कैसे हो सकता है? ये झूठ है। लेकिन कुणाल के सवालों का जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। उसे क्लब से बाहर घसीटे जाने के आखिरी पलों में उसने देखा कि क्लब का वही मैनेजर जिसने कुछ देर पहले उसे एक कोने में इंतजार करने भेजा था, अब रुद्रा के सामने किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। कुणाल को बाहर फेंक दिया गया और एक वेटर फौरन फर्श साफ करने के लिए आ गया। कुछ ही पलों में सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद आखिरकार चार्वी जोशी बड़े नाजो अंदाज के साथ किसी राजकुमारी की तरह बाहर निकली। उसने न सिर्फ खूबसूरत मेकअप किया हुआ था, बल्कि उसके हल्के घुंघराले लंबे बाल भी संवारे हुए थे। चार्वी का चेहरा बहुत मासूम था। जब वो मुस्कुराती तो उसकी आंखें भी मुस्कुराने लगती। उसने बड़े हक से रुद्रा की बाह पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए बोली, चलो अंकल, मेरे सारे क्लासमेट्स परेशान कर रहे हैं, कब से मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं। रुद्रा बेचारा कुछ कह न सका और उस लड़की के साथ चुपचाप क्लब से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने देखा कि कुणाल अभी तक गया नहीं था। वो गुस्से में क्लब के दरवाजे को घूर रहा था, जैसे सिर्फ रुद्रा के बाहर आने का ही इंतजार कर रहा हो ताकि अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। चार्वी और रुद्रा को इस तरह बाहों में बाहें डाले आते देख कुणाल की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं।
वो तेजी से कुछ कदम आगे बढ़ा और चार्वी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लगभग चीखते हुए कहा, मिस जोशी, 1 मिनट रुकिए। कुणाल के चेहरे से खून तो पोंछ लिया गया था, लेकिन वो अब भी अपनी नाक पर एक टिश्यू दबाए हुए था और उसके सिकुड़े हुए सूट के कॉलर पर भी खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। उसे इस हालत में देखकर चार्वी ने तुरंत 2 कदम पीछे हटा लिया। उसने कुणाल को घूरते हुए पूछा, तुम कुणाल हो ना, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी वाले? ये सुनकर कि चार्वी उसे जानती है, कुणाल का आत्मविश्वास तुरंत लौट आया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मिस जोशी, आप मुझे जानती हैं, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। उसे उम्मीद थी कि चार्वी उसकी इस बात से इंप्रेस होगी, लेकिन चार्वी ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम यूनिवर्सिटी की हर एक्टिविटी में अपना चेहरा चमकाते फिरते हो और हर जगह खुद को जीनियस स्कॉलर, जीनियस एंटरप्रेन्योर बताते घूमते हो। तुम्हारा दिखावा तो प्रिंसिपल से भी बड़ा है। अच्छा होता कि मैं तुम्हें नहीं जानती। कुणाल का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। उसने एक नजर रुद्रा पर डाली, जो खामोश खड़ा सब देख रहा था, और फिर अपनी बात जारी रखी। मिस जोशी, मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि आपके साथ जो ये रुद्रा है, इससे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। रुद्रा ने उसे रोका नहीं, बस हल्की सी मुस्कान के साथ वो कुणाल को देखता रहा। रुद्रा का ये अंदाज कुणाल को अनकंफर्टेबल कर रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने चार्वी से कहा, शायद आप नहीं जानती, ये मेरा बड़ा भाई है। इसने एक लड़की के साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से इसे जेल हुई और ये 6 साल की सजा काटकर हाल ही में बाहर आया है। ये सुनकर चार्वी का चेहरा उतर गया। कुणाल को लगा कि मौका अच्छा है। उसने मन में सोचा कि वो इस आग में और घी डालकर रुद्रा का बना बनाया काम बिगाड़ देगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ चार्वी ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। तो तुम अंकल के छोटे भाई हो, और तुम एक छोटा भाई होकर अपने सगे भाई के बारे में एक बाहरी लड़की के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। कुणाल को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने मन में सोचा कि मैंने इतनी बड़ी बात बता दी, चार्वी को तो रुद्रा को डांटना चाहिए, ये मुझे क्यों डांट रही है। चार्वी को अपने पिता चेतन जोशी की बात याद आई कि रुद्रा के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करनी है। उसने अपना गुस्सा किसी तरह दबा लिया, वरना वो अभी किसी को बुलाकर कुणाल के मुंह पर 2 थप्पड़ लगवा देती। चार्वी ने सख्त लहजे में कहा, एक बात साफ साफ सुन लो, रुद्रा के साथ मेरा क्या रिश्ता है, ये हम दोनों के बीच की बात है। जब मेरे पापा मुझे नहीं रोकते तो तुम कौन होते हो? मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है? क्या तुमने मुझे चार्वी जोशी को कोई सीधी सादी लड़की समझ रखा है, जिसे कोई भी बेवकूफ बना सकता है? कुणाल का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। चार्वी ने और गुस्से से कहा, मेरे पास अपना दिमाग है, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं इसका फैसला मैं खुद करती हूँ। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुमने क्या सोचा कि तुम 2-4 बातें बोलकर किसी को भी अपनी बातों में फंसा लोगे? मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। कुणाल के माथे पर पसीना आने लगा। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो समझ गया कि वो जो भी कहेगा गलत ही होगा। अगर वो कहता कि रुद्रा से उलझना ठीक नहीं, तो ये अमीरजादी और भड़क जाएगी। कुणाल का सारा जोश ठंडा पड़ता देख चार्वी को भी मजा नहीं आया, लेकिन उसे रुद्रा के लिए बुरा लग रहा था। उसने मनी मन सोचा कि भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। चार्वी एक पल के लिए चुप रही, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया। चार्वी ने आगे कहा, एक बात और, अगर उनसे कोई गलती हुई भी थी तो भी तुम उनके सगे भाई हो। क्या तुम्हारे अंदर भाईचारे जैसी कोई चीज नहीं है? प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में तो बड़े ताकतवर बनते फिरते हो, लेकिन असलियत में अपने ही भाई के लिए इतने बेरहम हो। तुम्हारे जैसा पाखंडी मैंने आज तक नहीं देखा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये सुनकर रुद्रा भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने मन में सोचा कि ये लड़की तो छुपी रुस्तम निकली। दिखने में तो मासूम और प्यारी लगती थी, जैसे किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सकती हो, लेकिन उसका दिमाग उसकी शक्ल से कहीं ज्यादा तेज था। कुणाल को ही देख लो, चार्वी ने उसे ऐसा सुनाया था कि उसने शर्म के मारे अपनी गर्दन झुका ली थी। कुणाल शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया था। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वहां खड़े रहकर चार्वी की नफरत भरी निगाहों को झेलना किसी सजा से कम नहीं था। चार्वी ने कहा, अंकल चलें। चार्वी ने कुणाल की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। उसके लिए कुणाल का कोई अस्तित्व ही नहीं था, लेकिन वो अभी भी गुस्से में थी। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो मुंह फुलाए बड़बड़ा रही थी। चार्वी ने बड़बड़ाते हुए कहा, हद है, मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा इंसान भी कोई हो सकता है, इतना बेवकूफ और खुद को पता नहीं क्या समझता है। फिर वो रुद्रा की ओर मुड़ी, अंकल, उसने आपके बारे में इतना कुछ कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? मैंने तो अपना आपा ही खो दिया था। रुद्रा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा गुस्सा तुमने निकाल तो दिया, तुमने उसे ऐसा डांटा कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। ये सुनकर चार्वी शर्मा गई। उसने धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया, जिससे उसकी लंबी गोरी गर्दन दिखाई देने लगी। उसने धीरे से समझाया, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो आपके बारे में बकवास कर रहा था। मैं वैसे बहुत शांत रहती हूँ और आसानी से अपना आपा नहीं खोती। रुद्रा ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। हालांकि चार्वी में एक अमीर लड़की वाली अकड़ और जिद थी, लेकिन वो बेमतलब किसी से नहीं उलझती थी, इसलिए वो सीधी और खरी लगती थी। उन दोनों को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखकर कुणाल के अंदर नफरत की आग और भड़क उठी। उसने अपना फोन निकाला और चारुलता को फोन लगाया और उसे आज जो कुछ भी हुआ सब कुछ एक सांस में बता दिया। दूसरी तरफ से चारुलता ने कहा, अगर मुझे पता होता कि वो चार्वी जोशी इतनी बेवकूफ है तो मैं तुम्हें उसी के पीछे लगा देती। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब चेतन जोशी मर जाएगा तो जोशी फैमिली का सारा बिजनेस हमारा होगा। कुणाल को अभी अभी चार्वी से जबरदस्त बेइज्जती मिली थी। ये सुनकर वो और चिढ़ गया। क्या तुम ख्वाब देखना बंद करोगी और जल्दी से कोई रास्ता सोचोगी? अगर चेतन जोशी ने सच में रुद्रा की मदद कर दी तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
गरीबी में जीने का ख्याल आते ही चारुलता का दिल घबरा गया, लेकिन उसने फिर भी शांति से कहा, इतनी जल्दी क्या है? एक काम करो, तुम वापस आओ और हम तुम्हारी मंगेतर के घर चलते हैं। वहाँ जाकर कहेंगे कि रुद्रा गोयनका फैमिली का बिजनेस हड़पना चाहता है। उन्हें आपस में लड़ने देते हैं। कुणाल की आंखें चमक उठी। किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, ये रास्ता फिलहाल सबसे ठीक लग रहा था। चारवी जोशी रुद्रा को प्राइम केयर यूनिवर्सिटी तक ले आई थी। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर 2 मॉडर्न लड़कियां अपना फोन चला रही थी। जैसे ही उन्होंने चारवी को आते देखा, उनमें से एक ने फौरन अपना फोन नीचे किया और अपने बाल ठीक करने लगी, जबकि दूसरी लड़की की नजरें चारवी के साथ चल रहे रुद्रा को ऊपर से नीचे तक तौलने लगी। चारवी ने दूर से ही आवाज लगाई, अंकल इधर आइए, मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। चारवी ने पहचान करवाते हुए कहा, अंकल इनसे मिलिए, ये है हमारी ब्यूटी क्वीन ज्योति और ये है इशिता सिंह। ये दोनों मेरी रूममेट्स हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड्स भी। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं रुद्रा हूँ, स्कूल के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर। ज्योति की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रुद्रा, अरे मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपके बारे में स्कूल न्यूज़पेपर में पढ़ा था। आप तो मेडिकल डिपार्टमेंट के लेजेंडरी टॉपर थे। इशिता ने ही अपनी बात रखी, हाँ, जिसने मेडिकल डिपार्टमेंट की सारी स्कॉलरशिप जीती थी। मुझे याद है उनका नाम रुद्रा ही था। प्राइम केयर जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करना बहुत मुश्किल था और यूनिवर्सिटी बनने के बाद सारी स्कॉलरशिप जीतने वाला रुद्रा पहला और अकेला था। रुद्रा के बारे में सुनकर चारवी सरप्राइज थी। वो बोली, अंकल आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता तो मैं आपको इन दोनों से मिलवाने लाती ही नहीं। ये दोनों किसी शैतान से कम नहीं है। तीनों लड़कियां हंसी मजाक कर ही रही थी कि दूर से एक शानदार नीले रंग की स्पोर्ट्स कार गेट पर आकर रुकी, जिसका साइड मिरर लगभग रुद्रा की पीठ को छीलते हुए निकल गया। कार से लंबे बालों वाला एक लड़का बाहर निकला। उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। लड़के ने रुद्रा को धक्का देते हुए कहा, ओए अंधे, दिखता नहीं? ये 12 लाख की स्पोर्ट्स कार है, गंदी हो जाएगी। ये देख चारवी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, लोकेश वर्मा, तुम तमीज से बात नहीं कर सकते क्या? एक तो तुमने टक्कर मारी और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कैंपस क्वीन, इतना गुस्सा मत करो। मेरी गाड़ी के एक साइड मिरर की कीमत में कुछ लोगों का तो घर बिक जाएगा। क्यों, सही कहा ना? रुद्रा ने सिर्फ अपनी भौहें हल्की सी उठाई, लेकिन कुछ कहा नहीं। लोकेश ने फूलों का गुलदस्ता चारवी की ओर बढ़ाते हुए कहा, कैंपस क्वीन, नाराज मत हो, दोपहर में मैं तुम्हें लंच पर ले चलूंगा। चारवी ने कहा, पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि तुम कितने बड़े स्कम हो। मुझे मैच्योर और शांत स्वभाव के मर्द पसंद हैं, खासकर डॉक्टर्स। तुम जैसों से मुझे सख्त नफरत है। चारवी ने आगे कहा, मैं जब अपना बॉयफ्रेंड चुनूंगी तो 12 लाख की स्पोर्ट्स कार तो क्या, मैं उस पर 100 करोड़ भी खर्च करने को तैयार हूँ। लोकेश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने रुद्रा की ओर देखकर कहा, अपने माँ बाप के पैसे खर्च करना जायज है, लेकिन जो मर्द औरतों के पैसों पर पलते हैं वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होते। लोकेश ने अचानक गुलदस्ता पूरी ताकत से रुद्रा की ओर दे मारा। उसने चिल्लाकर कहा, जब कैंपस क्वीन को नहीं चाहिए तो ये ले, मैं तुझे देता हूँ। लेकिन जैसे ही गुलदस्ता रुद्रा के गाल को छूने वाला था, लोकेश का हाथ हवा में ही जम गया। रुद्रा ने उसकी कलाई जोर से पकड़ ली थी। लोकेश ने दांत पीसते हुए गाली दी, थक तेरी की। लेकिन वो कलाई टस से मस नहीं हुई। रुद्रा अभी भी बिल्कुल शांत था। फिर अचानक उसकी हथेली घूमी, हड्डी के खिसकने की आवाज आई और लोकेश दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। गुलदस्ता जमीन पर गिर पड़ा। चारवी, ज्योति और इशिता सन्न रह गईं। सिर्फ एक कड़ाक की आवाज और सच में हाथ उतर गया। चारवी के चेहरे पर एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। उसने कहा, अंकल, मैंने सोचा नहीं था कि एक डॉक्टर किसी की पिटाई करते हुए इतना कूल लग सकता है। तभी रुद्रा का फोन बजा। रुद्रा ने फोन को इग्नोर करके लोकेश की कलाई को फिर से पकड़ लिया। लोकेश अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बच न सका। फिर से कड़ाक की आवाज आई और कलाई वापस अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। रुद्रा ने अब अपना फोन उठाया और सिर्फ अपनी लोकेशन बताकर फोन काट दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसा रहे थे। चारवी ने पूछा, अंकल, आपको कहीं जाना है क्या? रुद्रा ने कहा, हाँ, अचानक एक काम आ गया है, मैं किसी और दिन इसकी भरपाई कर दूंगा। चारवी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब मेरी क्लास नहीं होगी तो मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। बाकी दोनों लड़कियों ने भी एक साथ कहा, हाँ, हम सब साथ में आएंगे। कुछ ही पल में वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक लग्जरी कार उनके बगल में आकर रुकी। गौरव सैनी ड्राइवर की सीट से उतरा और रुद्रा के लिए दरवाजा खोला। रुद्रा जैसे ही कार में बैठा, गौरव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो वहां से निकल गए। पुलिस स्टेशन की तरफ गाड़ी सरपट दौड़ाते हुए गौरव सैनी तेजी से गाड़ी पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ा रहा था, पर साथ ही उसकी नजर रुद्रा पर भी थी। वो रुद्रा के मन की बात समझ गया था। उसकी आवाज में एक सुकून था, जैसे एक मुश्किल केस अपनी मंजिल तक पहुंच गया हो। गौरव ने कहा, जयेश माथुर के सारे पुराने जुर्म सामने आ गए हैं। इस किडनैपिंग केस के साथ साथ सारे एविडेंस कल ही कोर्ट में जमा कर दिए गए थे। गौरव ने एक गहरी सांस ली और आगे बताया, कोर्ट ने सुनवाई में तेजी दिखाई और अभी अभी फैसले में 30 साल की सजा सुनाई है। आज दोपहर उसे जेल भेज दिया जाएगा। रुद्रा ने बस हल्के से अपना सर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें गाड़ी की खिड़की से बाहर तेजी से गुजरते शहर को देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग के अंदर एक तूफान चल रहा था।
सालों की लड़ाई आज खत्म हो रही थी, लेकिन ये जीत का जश्न नहीं था, ये एक हिसाब का अंत था। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डायरेक्टर को 50-55 साल के एक पति पत्नी ने हॉल में दीवार के किनारे घेर रखा था। हालांकि वो जोड़ा अच्छे कपड़ों में था और उन्होंने खुद को संवारने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उनके चेहरों पर हफ्तों की थकान और गहरी मायूसी साफ झलक रही थी। उनके हाथों में खूबसूरती से पैक किए हुए तोहफे थे, जो उनकी हैसियत तो दिखा रहे थे, पर उनकी बेबसी नहीं छिपा पा रहे थे। वो अदब से झुके हुए लगातार मिन्नतें कर रहे थे। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, डायरेक्टर साहब, आप बड़े आदमी हैं, आपकी बात में वजन है, प्लीज हमें हमारे बेटे से एक बार मिलने दीजिए। हम उसे समझाएंगे कि वकील से जरूर कोई गलती हुई होगी। उसके पति की आंखें भी बुझी हुई थीं और वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए थे। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, माँ बाप होते हुए हम अपने बच्चे को जेल जाते हुए देखकर हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। हमें एक बार और कोशिश करने दीजिए, बस एक बार। डायरेक्टर पूरी तरह से घबराया हुआ और परेशान लग रहा था। जैसे ही उसकी नजर कोने से आते रुद्रा और गौरव सैनी पर पड़ी, उसे लगा जैसे कोई बचाने वाला आ गया हो। उसने फौरन हाथ हिलाकर उन्हें इशारा किया, फिर उस जोड़े को समझाते हुए बोला, देखिए आप दोनों समझिए, जयेश माथुर का केस बहुत बड़ा है, ऊपर से बड़े ऑफिसर्स खुद इस पर नजर रखे हुए हैं। सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं नरमी नहीं बरतना नहीं चाहता, पर यह फैसला मैं नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने जानबूझकर एक नजर रुद्रा और गौरव की तरफ डाली। रुद्रा तुरंत समझ गया। मैं फैसला नहीं कर सकता का मतलब था कि वो इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता था और चाहता था कि रुद्रा खुद ही इस मामले को संभाले और बुरा बने। रुद्रा डायरेक्टर के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। वो बस सीधा उस जोड़े के पास चला गया। रुद्रा ने मजबूत आवाज में पूछा, आप जयेश माथुर के माता पिता हैं? मैं रुद्रा हूँ, आपको जो भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टर ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया। ये किडनैपिंग केस में जो विक्टिम है ये उनके पिता हैं। अगर ये मान जाते हैं तो मैं आपको आपके बेटे से मिलने दे सकता हूँ। पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। औरत ने कसकर रुद्रा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें रुद्रा पर टिक गईं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, आंटी तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। देखो, जयेश अभी जवान है, कम उम्र है। इस उम्र में बच्चे जोश में आकर गलती कर बैठते हैं। हम इस बात को आपस में सुलझा सकते हैं। रुद्रा के चेहरे का भाव हल्का सा बदला, लेकिन वो तुरंत कुछ नहीं बोला। इसके बजाय उसने जयेश के पिता की तरफ देखा। वो प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। रुद्रा को याद आया, एक वक्त था जब उन्होंने स्कूल के अवार्ड फंक्शन में बड़े गर्व से रुद्रा के कंधे पर हाथ थपथपाया था। रुद्रा ने सीधा उनकी आंखों में देखकर पूछा, क्या आप भी यही सोचते हैं? जयेश के पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल, आपस में सुलझाना ही बेहतर है। जयेश के जेल जाने से तुम्हारा भी तो कोई भला नहीं होगा, है ना? लेकिन अगर तुम केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे सकता हूँ कि तुम बाकी की पूरी जिंदगी काम किए बिना आराम से गुजार सकते हो। औरत ने भी बेचैनी से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हम तुम्हें मुआवजा दे देंगे। जयेश अभी बहुत छोटा है, एक बार जेल में चला गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनकर रुद्रा ने उन्हें एक शार्प लुक दिया और गौरव को बिना देखे ऑर्डर दिया, गौरव, इन दोनों को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। गौरव ने तुरंत एक मोटी फाइल आगे कर दी। पहले 2 पन्ने पढ़ने के बाद ही उस जोड़े के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें जयेश माथुर के सारे पुराने कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। लड़कियों को धमकाकर उनके साथ रिलेशन बनाना, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाना, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में हेराफेरी करना, एक लंबी लिस्ट थी जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। बोर्ड मेंबर के माथे पर गहरी लकीरें खिंच गईं। उसने कांपते हाथों से 2 पन्ने पलटने के बाद आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। औरत बुरी तरह कांप रही थी। रुद्रा ने उनके भावों को पढ़ते हुए पूछा, क्या आप अब भी यही सोचते हैं कि जयेश बस जवान और जोशीला है और उसे जेल नहीं जाना चाहिए? अचानक उस औरत ने चीखते हुए सारे डॉक्यूमेंट जमीन पर फेंक दिए और रुद्रा को घूर कर बोली, अपने बेटे को जन्म दिया है, मुझसे बेहतर उसे कौन जान सकता है? तुम लोग उसे बलि का बकरा बना रहे हो। ये सारे बेकार इल्जाम उस पर मर रहे हो। फिर उसने डायरेक्टर को घूरते हुए गालियां देनी शुरू कर दी। जो केस तुम लोगों से हल नहीं होते वो सब मेरे बेटे के सिर डाल देते हो। अपने रिकॉर्ड के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तुम सब इंसान नहीं, बेरहम शैतान हो। डायरेक्टर ने रुद्रा की तरफ देखकर इशारों में पूछा कि क्या इन्हें यहाँ से भगा दिया जाए। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। मुझे याद आया। जयेश का पिता आगे की ओर लपका और रुद्रा के कंधे पकड़ने की कोशिश की। गौरव सैनी का रिएक्शन बिजली की तरह तेज था। उसने सफाई से एक ही झटके में उस आदमी का हाथ पीछे किया और मोड़कर उसे काबू में कर लिया। एक हाथ से उसकी बाह मरोड़ी और दूसरे से उसका सिर कसकर दीवार से दबा दिया। उस आदमी ने अपना चेहरा घुमाया और रुद्रा को घूरते हुए जोर से चिल्लाया, रुद्रा, तू तो वही रेपिस्ट है ना जिसे 6 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का कलंक, वो कमीना तू ही है। जेल में तो तुझे होना चाहिए। गौरव सैनी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने अपने हाथों का दबाव और बढ़ा दिया। उस आदमी के दांत दीवार से टकराए और होठों से खून बहने लगा। औरत एक पल के लिए सन्न रह गई, लेकिन फिर वो पागलों की तरह चीखने लगी, अच्छा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आए हैं, ये सब तुमने किया है? तुम जयेश को फंसाना चाहते हो?
तुम जयेश को बर्बाद करना चाहते हो। तुम लोग इंसान नहीं, जानवर हो। मैं तुम पर केस करूंगी। औरत गालियां देते हुए रुद्रा पर झपटी और उससे लड़ने की कोशिश करने लगी। इस बार डायरेक्टर खुद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने जोर से आवाज लगाई और कई पुलिस वाले जो अब तक ये सब देख रहे थे सब आगे आए। औरत अपनी पूरी ताकत से विरोध कर रही थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसकी आंखें खून से लाल थी। इस हाथापाई के दौरान औरत ने एक पुलिस वाले के हाथ पर नाखून मार दिया और खून की बूंदें चारों ओर छिटक गईं। जयेश का पिता गौरव की पकड़ में हिल भी नहीं पा रहा था। रुद्रा ये सब शांति से देखता रहा। थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद उस जोड़े के हाथ उनकी पीठ के पीछे कर दिए गए और उन्हें हथकड़ियां पहना दी गईं। पुलिस वाले उन्हें घसीटते हुए ले गए और इस दौरान भी उनकी गालियां बंद नहीं हुई। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। डायरेक्टर ने माफी मांगते हुए कहा, रुद्रा साहब माफ कीजिएगा, मैं इनसे बचता फिर रहा था और बस दरवाजे पर आपसे मिलने ही जा रहा था कि इन्होंने फिर से रोक लिया। रुद्रा ने सिर हिलाया। वो इस बात को और खींचना नहीं चाहता था। डायरेक्टर ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। जयेश माथुर इस वक्त टेम्पररी होल्डिंग सेल में है और उसे जेल ले जाने वाले आर्म्ड पुलिसकर्मी रास्ते में हैं। क्या आप अब भी उससे मिलना चाहेंगे? रुद्रा की आंखें हल्की सी सिकुड़ी। उसने ठंडी आवाज में कहा, बिल्कुल मिलना चाहूंगा। उसे पता तो चले कि वो मर कैसे रहा है। पुलिस स्टेशन का एक टेम्परेरी डिटेंशन रूम, जिसकी हवा में सीलन और हताशा की भारी गंध घुली हुई थी। स्टील की मोटी सलाखों ने कमरे को 2 हिस्सों में बांट रखा था। जयेश माथुर एक पीली मैली बनियान पहने बिस्तर के किनारे पर सिर झुकाए बैठा था। कुछ ही दिनों पहले वाला अकड़ और गुरूर हवा हो चुका था। अचानक सेल का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर गौरव सैनी के पीछे पीछे रुद्रा अंदर आया और दरवाजा वापस बंद कर दिया गया। रुद्रा बड़े आराम से कुर्सी पर बैठ गया और अपनी उंगलियों से मेज पर धीमी ताल में थपकी देने लगा। उसने गहरी आवाज में पूछा, जयेश माथुर, मुझे पहचाना या नहीं? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही जयेश ने एक झटके से अपना सिर घुमाया। उसकी खून जैसी लाल आंखें हैरानी से रुद्रा को घूर रही थी। जैसे ही उसने रुद्रा का चेहरा देखा, वो किसी जंगली जानवर की तरफ दौड़ा। उसने दोनों हाथों से सलाखों को जकड़ लिया और उन्हें जोर से हिलाने लगा। वो चीखा, रुद्रा, ये सब तूने किया है ना? ये तेरी ही साजिश है। अचानक जैसे उसे कुछ याद आया हो, जयेश का लहजा एकदम से बदल गया। वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, रुद्रा भाई, मुझे यहाँ से जाने देगा प्लीज? जो तू कहेगा मैं वो सब करूंगा। मैं बस इस जगह पर एक पल और नहीं रहना चाहता। प्लीज मुझे निकाल दे यहाँ से। रुद्रा के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई। उसने कहा, जयेश माथुर, जरा अपनी अक्ल पर पड़े पर्दे तो हटाओ। इससे पहले तुमने कितने ही कांड किए लेकिन कभी पकड़े नहीं गए, और जैसे ही तुम्हारा सामना मुझसे हुआ तुम पूरी तरह से नाकाम हो गए। ऐसा क्यों हुआ, कभी सोचा है? रुद्रा ने अपनी आवाज को फुसफुसाहट की तरह धीमा करते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी माफी सुनने नहीं आया हूँ। मैं खास तौर पर तुमसे मिलने आया हूँ, बस तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हें यहाँ भेजने वाला मैं ही हूँ। ये सुनते ही जयेश की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, जैसे उसके सालों पुराने विश्वास का शीश महल एक पल में चकनाचूर हो गया हो। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं मानता। तू एक मामूली सा कैदी जो जेल की हवा खाकर आया है, तेरी इतनी औकात कैसे हो गई? आखिर क्यों किया तूने ये सब? रुद्रा ने बड़ी शांति से कहा, तुम्हें यहाँ से ले जाने वाले लोग जल्द ही पहुँचने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले तुम चाहो तो अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहोगे? ये सुनते ही जयेश का कांपता हुआ शरीर अचानक थम गया और वो एकदम खामोश हो गया। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अपनी भारी दबी हुई आवाज में जवाब दिया, मिलकर क्या करूंगा? मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। रुद्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वो दोनों बाहर निकले, वो कमरा एक बार फिर मौत जैसे सन्नाटे में डूब गया। जब वे पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो कैदी को ले जाने वाली गाड़ी पहले ही दरवाजे पर आ चुकी थी। डायरेक्टर से औपचारिक तौर पर हाथ मिलाने के बाद रुद्रा और गौरव सैनी वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठने के बाद रुद्रा ने गौरव सैनी को सबसे नजदीकी लग्जरी कार शोरूम चलने के लिए कहा। रुद्रा ने कृति के लिए एक कार लेने का फैसला किया था। उसे धुंधला सा याद था कि जब कृति झा फैमिली के साथ थी तो वो एक सफेद रंग की BMW चलाती थी, इसलिए इस बार भी उसने सफेद रंग ही चुना। उसने खास तौर पर एक लग्जरी बिजनेस स्टाइल कार चुनी जो कृति के पर्सनालिटी से पूरी तरह मेल खाती थी। इंश्योरेंस और दूसरे चार्जेस को मिलाकर आखिरी कीमत 22 लाख रुपए पड़ी। उधर रुद्रा अपनी दौलत से कृति के लिए आराम खरीद रहा था और इधर कृति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक अलग ही जंग लड़ रही थी। दोपहर का वक्त था और प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल का एंट्रेंस लोगों से भरा था। ड्यूटी खत्म होने के बाद कृति ने अपना सामान पैक किया और अकेले ही सड़क के किनारे बस स्टॉप की ओर चल दी। इससे पहले कि वो हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलती, किसी ने कृति को पीछे से आवाज दी, कृति जी, आप बस का इंतजार कर रही हैं? देखिए तो मौसम कैसा हो रहा है, लगता है बारिश होने वाली है। आपको कोई लेने नहीं आ रहा क्या? कृति को आवाज देने वाली रिया सक्सेना थी, जो इसी साल डिपार्टमेंट में आई एक नई नर्स थी। कृति को रुकते देख रिया सक्सेना तेजी से उसके पास आ गई। उसकी आंखों में छिपी चालाकी साफ दिख रही थी। उसने बड़े उत्साह से कहा, ओह कृति जी, जरा रुकिए। पता है, मेरा अभी एक बॉयफ्रेंड बना है। वो एक फॉरेन ट्रेड कंपनी में मैनेजर है और उसने नई कार भी खरीदी है। बोला था कि आज मुझे लेने आएगा। कृति ने बेरुखी से कहा, अच्छा है, मुबारक हो। रिया ने बनावटी अंदाज में हंसते हुए कहा, ये तो कुछ भी नहीं। वैसे कृति जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी आपका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? कहीं आपकी बेटी की वजह से तो नहीं? मैं समझ सकती हूँ, हर किसी को तो बेस्ट नहीं मिल सकता ना।
कृति ने कहा, मेरे मामलों की फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही रिया थोड़ी चिढ़ गई। उसने लापरवाह होने का नाटक करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? चलिए मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहकर आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। कृति ने कहा, जरूरत नहीं है, मुझे लेने के लिए कोई आ रहा है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने चौराहे पर किसी को रिया सक्सेना को पुकारते हुए सुना। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसने यूनिफॉर्म जैसा सूट पहना हुआ था। वो रिया को बुला रहा था और बड़े गर्व से अपने पीछे खड़ी बिल्कुल नई सेडान कार पर हाथ थपथपा रहा था। रिया सक्सेना और भी ज्यादा उत्साहित हो गई और कृति को खींचना चाहा, लेकिन कृति ने हल्का सा घूमकर खुद को बचा लिया। माहौल तुरंत अजीब और तनाव भरा हो गया। रिया के बॉयफ्रेंड ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और उसने आगे आकर पूछा, क्या हुआ? रिया ने ताना मारते हुए कहा, कुछ नहीं, बारिश होने वाली है तो मैं बस मेहरबानी करके इन्हें घर तक लिफ्ट ऑफर कर रही थी। पर कृति जी को तुम्हारी ये छोटी मोटी कार कहाँ पसंद आएगी? वो तो बस में भीगना पसंद करेंगी। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा भी उतर गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो इतनी खूबसूरत है, लग्जरी कार का ख्वाब देखना तो बनता है। चल हम चलते हैं। आसमान पूरी तरह घिर आया था और देखते ही देखते पानी की बारीक बूंदें जमीन पर पड़ने लगी। खूबसूरत है तो लग्जरी कार का सपना देखना तो बनता ही है। बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि कोई अमीर अच्छी शर्तों वाला लड़का ढूंढ रही होगी। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अपनी छोटी सोच दूसरों पर थोपने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। रिया की जहरीली बातों ने कृति को दुख पहुंचाया था। उसकी पलकें हल्के से कांप रही थीं। ये सब सुनने की अब उसे आदत हो चली थी, लेकिन हर बार दिल में एक कांटा सा चुभ ही जाता था। उस रात ने कृति की पूरी जिंदगी बदल दी जब रुद्रा ने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ लिया था। कृति एक नाजों से पली शहजादी थी। किसकी हिम्मत थी जो उस पर ऐसे ताना कस दे? लेकिन वो सब गुजरा हुआ कल था। कृति के चेहरे पर कोई भी भाव न देखकर रिया ने नफरत से कहा, अकड़ तो देखो इसकी, करती रहो बस का इंतजार। हम तो चले अपनी कार में एसी की ठंडी हवा खाते हुए। इतना कहकर रिया अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही रिया ने अपनी साधारण सी सेडान कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठने को हुई, ठीक उसी वक्त एक शानदार BMW उनकी गाड़ी के ठीक पीछे आकर रुकी। ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। उस गाड़ी ने रिया का ध्यान खींच लिया। गाड़ी का दूधिया सफेद रंग, बारिश की बूंदें उसकी तराशी हुई लाइनों पर फिसल रही थी। हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी साइन बोर्ड की रोशनियां गाड़ी की बॉडी पर पड़कर उसे एक धुंधली नरम चमक दे रही थी। अपने बॉयफ्रेंड की साधारण सी सेडान कार को देखकर रिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन उसने फौरन खुद को समझाया। आखिरकार दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं थी। तभी BMW से काले रंग का लंबा कोट पहने एक हैंडसम आदमी बाहर निकला। हाथ में एक काला छाता लिए हुए पूरे कॉन्फिडेंस से भरे उस आदमी से रिया अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। रिया ने देखा कि वो आदमी सीधा कृति के पास जा रहा है। वो और कोई नहीं पर रुद्रा था। रुद्रा ने बड़े छाते को थोड़ा झुकाकर कृति को तेज बौछार से बचा लिया। छाते के नीचे खड़े वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। रिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। ये आदमी सच में कृति को लेने आया था, और वो भी इतनी अच्छी कार चलाने वाला, इतना जवान और हैंडसम आदमी। दूरी बहुत कम थी और उनकी बातें साफ साफ रिया के कानों में पड़ रही थी। रुद्रा की मुस्कान में एक उम्मीद की झलक थी। उसने नरमी से कहा, कृति, रोज हॉस्पिटल से जिया को लेने के लिए बस से जाना तुम्हारे लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें किसी और से मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया है। कृति ने हैरानी से सड़क के किनारे खड़ी उस कार को देखा। वो जानती थी कि ये बहुत महंगी है। उसने तुरंत मना करते हुए कहा, रुद्रा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, ये बहुत ज्यादा है। रुद्रा ने कृति को कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने तुरंत कहा, बारिश देखो कितनी तेज है, अगर तुम बस का इंतजार करती रहोगी तो जिया को लेने में देर हो जाएगी। इतना कहकर उसने कृति का हाथ पकड़ा और कार की चाबी उसके हाथ में थमा दी। रुद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार चलाकर तो देखो। रुद्रा ने कार की तरफ इशारा किया और कृति की कलाई पकड़कर उसे गाड़ी की ओर खींच लिया। जब रुद्रा ने उसके लिए कार का दरवाजा खोला तो उसकी नजर अनजाने में ऊपर उठी और सीधे रिया सक्सेना की आंखों से जा मिली, जिसकी आंखों में हैरानी, जलन और नफरत थी। रिया ने तुरंत ही अपना चेहरा घुमा लिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बुरी तरह कुचल दिया हो। तभी कार के अंदर से रिया का बॉयफ्रेंड, जो पहले ही बैठ चुका था, जोर से चिल्लाया, अरे बाहर क्या देख रही हो? तुम्हारी डायरेक्टर को कोई लेने आया है तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है, जल्दी बैठो। अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनकर रिया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झटके से कार का दरवाजा बंद किया और वो गुस्से में चीखी, क्या लेने आया है, अंधे हो क्या? उसने उसे कार गिफ्ट की है और वो भी BMW। उसके बॉयफ्रेंड को ये सब बड़ा अजीब लगा। उसने कंधे उचकाते हुए बुदबुदाया, अरे तो इसमें क्या है, वो डायरेक्टर है और खूबसूरत भी है, कोई उसे कार दे दे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, तुम इतना क्यों जल रही हो? ये सुनना था कि रिया जैसे किसी टाइम बॉम्ब की तरफ फट पड़ी और जोर से चीखी, हाँ वो खूबसूरत है और डायरेक्टर भी है और उसे एक बेटी भी है। अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो जाओ तुम भी उसे पटा लो। है तुम्हारे पास उसके बॉयफ्रेंड जितना पैसा? नई कार खरीदने की सारी खुशी बर्बाद हो जाने पर उसके बॉयफ्रेंड का भी पारा चढ़ गया। वो भी गुस्से में बोला, मैं ऐसा ही हूँ और मेरी यही खटारा कार है, बैठना है तो बैठो, नहीं तो उतरो और जाओ बस में धक्के खाओ। रिया ने गुस्से में आकर कहा, ठीक है जा रही हूँ मैं, तुम बहुत पछताओगे। इतना कहकर रिया कार से बाहर निकल गई और जोर से दरवाजा बंद किया। सेडान कार बिना एक पल रुके वहां से आगे बढ़ गई। रिया बिना छाता लिए कार से उतरी थी और बाहर तेज बारिश थी। उसका चेहरा पल भर में बारिश से धुंधला हो गया।
और सेडान कार के स्टार्ट होने पर उछला गंदा पानी सीधा उसके कपड़ों पर आ गिरा। वो जोर से चीख कर जाती हुई कार को गालियां देने लगी। आसपास से गुजरते लोग उसे पागल समझने लगे। रिया शर्मिंदगी से गड़ गई और उसने फौरन अपना सिर झुका लिया। बेबस होकर वो बारिश से बचने के लिए वापस हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर आ गई। वहां से उसने देखा कि कृति उस खूबसूरत और शानदार BMW को चलाकर ले जा रही है। ये देख वो जलन के मारे रो पड़ी। उधर गाड़ी में रुद्रा ने पैसेंजर सीट पर अपना सीट बेल्ट लगाया और पूछा, वो तुम्हारी कलीग थी क्या? कुछ अजीब सी नहीं लग रही थी। कृति उस वक्त ब्रेक और गियर से खुद को फेमिलियर करा रही थी। उसने लापरवाही से कहा, शायद अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा। दूसरों की बातों से कृति को कोई लेना देना नहीं था। किंडरगार्टन से जिया को पिक किया। नई कार देखकर छोटी जिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उस छोटी सी जगह में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ टटोलने लगी। कार के अंदर की जगह काफी बड़ी थी और रुद्रा ने सारे कोनों में नर्म कुशन लगवा दिए थे। जब आखिरकार उसकी खोजबीन पूरी हुई तो रुद्रा ने पीछे की सीट को एडजस्ट करके उसे एक रिक्लाइनिंग मोड में बदल दिया। उसने हल्का मसाज फंक्शन भी चालू कर दिया। लेदर की सीटें धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगी। रुद्रा ने जिया के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, आराम मिल रहा है ना प्रिंसेस? ये तुम्हारी मम्मा की कार है। जिया ने मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, वाह सच्ची, ये सीट कितनी नरम है और कितनी बड़ी भी है। टैक्सी से तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अपना सर हिलाते हुए जिया बोल उठी, मम्मा रोज कितना काम करती हैं, फिर मुझे स्कूल छोड़ने और लेने भी आती हैं। बहुत थक जाती हैं। अब कार होगी तो मम्मा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर कृति का दिल और आंखें दोनों ही भर आए। जिया हमेशा से ही समझदार थी और बहुत कम ही कोई फरमाइश करती थी। कृति ने रेयर व्यू मिरर में जिया को देखा और मुस्कुराई, हाँ बेटा, अब हमारी अपनी कार है। रुद्रा ने अपनी आवाज धीमी की और उसने आगे झुककर फुसफुसाया, कृति, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है और ये सब उसकी भरपाई नहीं कर सकता, पर प्लीज इसे मेरा एक छोटा सा हरजाना समझकर रख लो। कृति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। फिर धीरे से उसने अपना सिर हिला दिया। नई कार को ड्राइव करके कृति, रुद्रा और जिया के साथ विला पहुंच गई थी, जहां डिनर पहले से तैयार था। डाइनिंग टेबल पर चम्मच और कांटों की हल्की सी आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं थी। पर यह खामोशी कोई मामूली खामोशी नहीं थी, बल्कि वो तूफान से पहले वाली खामोशी थी। जिया अपनी कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ में छोटा सा चम्मच पकड़े हुए। कृति ने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा और कुछ पल हिचकिचाई। फिर उसने रुद्रा की तरफ देखे बिना ही कहा, मैंने आज एक रियल एस्टेट एजेंसी से कांटेक्ट किया था। उन्होंने कुछ घरों की इन्फॉर्मेशन दी है। मुझे लगता है कि वो ठीक रहेंगे। ये सुनते ही रुद्रा के हाथ से चम्मच नीचे गिर गई। उसने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? अभी तो हमें यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी आवाज में एक हल्की सी मायूसी थी। कृति ने सिर हिलाया। उसने रुद्रा की नजरें चुरा के कहा, देखो रुद्रा, हमेशा के लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारी बहन का घर है। हम ज्यादा दिन बोझ नहीं बन सकते। ये सुनते ही रुद्रा की भौहें तन गई। उसके चेहरे पर एक भारीपन आ गया। वो कुछ देर खामोश रहा, पर उसकी खामोशी देखकर कृति से रहा नहीं गया। उसने फिक्र से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो? रुद्रा मन ही मन मुस्कुराया। उसे तो बहुत पहले से पता था कि स्वाभिमानी कृति यहाँ चैन से नहीं रह पाएगी। वो खुद को और जिया को किसी पे बोझ नहीं बनने देना चाहती थी। ये जानते हुए भी रुद्रा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। रुद्रा ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, कृति, हम अभी ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बहन आर्या अभी भी बहुत बीमार है। उसकी हालत ठीक नहीं है और जब तक कोई उसके पास न हो, मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कुछ दिन रहने के दौरान कृति को ये तो पता चल गया था कि आर्या किसी बीमारी से उभर रही है, लेकिन बीमारी क्या थी और कितनी गंभीर थी, इस बारे में कृति को कुछ नहीं पता था। अब जब रुद्रा ने खुद ये बात कही तो उसे लगा कि मामला वाकई गंभीर है। भला ऐसी कौन सी मामूली बीमारी हो सकती है कि कोई खाने के लिए बाहर भी ना आ सके? वो हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, आर्या को क्या बीमारी है? क्या ये बहुत सीरियस है? रुद्रा ने भारी मन से कहा, आर्या बहुत कमजोर हो गई है कृति। आराम करने के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अभी मैं यहाँ हूँ तो उसकी देखभाल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो मुझे डर है कि केयर टेकर उसका ठीक से ख्याल नहीं रखेंगे। रुद्रा ने कृति की आंखों में देखते हुए कहा, जिन सालों में मैं यहाँ नहीं था, आर्या ने बहुत कुछ सहा है। आखिरकार अब मेरे पास लौटी है और मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसे फिर से किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। ये वजह एक ब्रह्मास्त्र की तरह थी। कृति स्वभाव से नरम दिल की थी। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी अपनी जिद की वजह से आर्या को अच्छी देखभाल न मिले। तभी जिया ने कृति का कुर्ता खींचा और पूछा, मॉम, क्या हम यहाँ नहीं रहेंगे? क्या हम फिर से कहीं और जा रहे हैं? उसकी आवाज में एक उदासी थी। ये एक सवाल नहीं, एक तीर था जो सीधा कृति के दिल में जाकर लगा। उसने जिया की तरफ देखा और फिर रुद्रा की तरफ, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और जिया से पूछा, नहीं बेटा, क्या आपको यहाँ अच्छा लगता है? जिया ने जोर से सिर हिलाया और दौड़कर रुद्रा की बांह से लिपट कर कहा, हाँ, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ये घर बहुत बड़ा है और पापा भी बहुत अच्छे हैं। इस एक पल ने कृति के सारे इरादे तोड़ दिए और उसने हार मान ली। उसने जिया के बालों में हाथ फेरा और प्यार से कहा, ठीक है, हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम पहले खाना खत्म करो। ये सुनकर जिया की आंखों में चमक आ गई।
उसने राहत की सांस ली और खुशी खुशी खाने लगी। कृति ने चुपचाप रुद्रा की ओर एक नजर डाली तो सामने रुद्रा भी उसी को देख रहा था। जैसे ही उनकी आंखें मिली, रुद्रा ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ अपनी एक भौं उठाई। कृति ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वो शाम तो जैसे तैसे बीत गई, लेकिन अगली सुबह अपने साथ एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट को लेकर आई। सब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक जितेंद्र राणा वहां आ पहुंचे। हॉल में उनकी मुलाकात सीधे कृति से हो गई। कृति को उनके आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए जितेंद्र को देखकर वो साफ तौर पर चौंक गई। देश के 3 बड़े फैमिलीज के मेंबर होने के नाते दोनों कई पार्टीज में कई बार मिल चुके थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। झा फैमिली से निकाले जाने के बाद उसकी पहचान पहले जैसी नहीं रही थी। जितेंद्र काफी शांत और संयमित थे। कृति को देखकर उन्हें हल्की सी हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया और एक सज्जन मुस्कान के साथ कहा, मिस झा, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। इस तरह बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। कृति ने बस हल्का सा सिर हिलाया, पर उसे थोड़ा संकोच महसूस हो रहा था। उसने कहा, राणा अंकल, आप यहाँ? सब ठीक तो है? जितेंद्र राणा हल्के से मुस्कुराए। मैं यहाँ रुद्रा से मिलने आया हूँ। अचानक एक काम आ गया, इसलिए आज सुबह सुबह ही आना पड़ा। उम्मीद है मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। तभी रुद्रा आर्या को देखकर वापस लौटा। मायावी लोमड़ी ने उसे जितेंद्र के आने की खबर पहले ही दे दी थी। रुद्रा ने पास आते हुए पूछा, जितेंद्र अंकल, इतनी सुबह सुबह क्या कोई जरूरी काम था? ये देखकर कि दोनों को कुछ जरूरी बात करनी है, कृति ने तुरंत कहा, आप दोनों बात कीजिए, मैं जिया को स्कूल छोड़ाती हूँ। जितेंद्र मुस्कुराए। मिस झा, आप आराम से जाइए। जब भी टाइम मिले रुद्रा के साथ हमारे घर जरूर आइएगा। राणा साहब अक्सर आपका जिक्र करते हैं। कृति हैरान रह गई। राणा फैमिली के मुखिया राणा साहब युवा पीढ़ी के लिए हमेशा दयालु रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो अक्सर उसका जिक्र करें। जितेंद्र की ये बातें पक्का रुद्रा के लिए थी, लेकिन सवाल ये था कि रुद्रा राणा फैमिली के इतने करीब कब से हो गया। कृति ने उस पर ज्यादा सोचा नहीं और वो ऊपर गई। जिया को सीधे लिफ्ट से गैराज में ले गई और गाड़ी चलाकर निकल गई। जैसे ही कृति की गाड़ी गेट से बाहर निकली, हॉल में दोस्ती और अदब का माहौल पल भर में गायब हो गया। जितेंद्र का चेहरा अब गंभीर हो गया था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रुद्रा को सौंपते हुए कहा, रुद्रा, कुणाल पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहा है। मुझे डर है कि गोयंका फैमिली का बिजनेस उसके हाथों में बर्बाद हो जाएगा। रुद्रा ने डॉक्यूमेंट उठाया और आराम से उसके पन्ने पलटने लगा। जितेंद्र ने आगे कहा, हालांकि तुमने मिलिट्री ज्वाइन कर ली है और अब तुम्हारा बेस भी बन गया होगा, लेकिन मिलिट्री के कनेक्शन बिजनेस के मामलों में ज्यादा काम नहीं आते। तुम्हें जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा। रुद्रा ने उनकी तरफ देखकर एक फीकी सी मुस्कान दी। रुद्रा ने डॉक्यूमेंट पर एक नजर डाली और उसे लापरवाही से किनारे रख दिया। उसने हल्के से कहा, मैं इस केस के बारे में जानता हूँ अंकल। आपसे पहले वो चेतन जोशी के पास गया था। बिना सोचे भी ये पता था कि चेतन जोशी ने कुणाल को मना कर दिया होगा और वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए राणा फैमिली के पास चला आया। जितेंद्र की चिंता गहरी हो गई। गोयंका फैमिली की मौजूदा हालत पहले से ही डामाडोल है। चेतन जोशी सहयोग नहीं करेंगे और कुणाल जोशी फैमिली तक पहुंच नहीं सकता। मेरी तरफ से तो छोड़ ही दो, अब सिर्फ झा फैमिली बची है। ये कहते हुए जितेंद्र की नजरें रुद्रा पर टिक गईं। रुद्रा जानता था कि इसका क्या मतलब है। झा फैमिली अब कबीर झा के कंट्रोल में थी। अगर कुणाल झा फैमिली के पास पहुंचा तो कबीर झा के बेरहम अंदाज को देखते हुए ये गोयंका फैमिली को सीधे सीधे उसके हाथों में सौंपने जैसा होगा। रुद्रा ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने कहा, जितेंद्र अंकल, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको एक नाटक करना होगा और ये केस अपने नाम पर लेना होगा। जितेंद्र तुरंत सब कुछ समझ गए। उन्होंने कहा, बेशक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम मेरे नाम का इस्तेमाल करके कुणाल को लापरवाह बनाना चाहते हो और फिर तुम खुद गोयंका फैमिली को अपने कब्जे में ले लोगे। पर क्या तुम्हारे पास इतने फंड्स हैं? रुद्रा ने हल्का सा सिर हिलाया। अंकल, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। मैं तुरंत इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन तैयार करवाता हूँ और आपसे कांटेक्ट करने के लिए किसी को भेजता हूँ। ये सुनकर जितेंद्र समझ गए कि उन्हें क्या करना है। जितेंद्र के जाने के बाद रुद्रा ने मायावी लोमड़ी को बुलाया। उसने उसे एक इंटरनेशनल कॉल मिलाने को कहा। एक बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला था। एक ऐसी बिसात बिछने वाली थी जिसके तार दुनिया के दूसरे कोने से जुड़ रहे थे। ठीक उसी पल दुनिया के पैसे का मक्का कहे जाने वाले वॉल स्ट्रीट में एक अलग ही तूफान उठ रहा था। मशहूर फाइनेंशियल कंपनी किंग की अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग का वेन्यू किसी शाही महल से कम नहीं था। अमेरिका की फाइनेंशियल दुनिया के सैकड़ों दिग्गज, जिनकी एक हरकत से बाजार अर्श से फर्श पर आ जाता था, आज किसी भक्त की तरह मंच पर खड़े अपने बॉस को देख रहे थे। और वो बॉस था मित्तल, एक ऐसा नाम जो वॉल स्ट्रीट के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। मित्तल उन सब का भगवान था, उनका विश्वास था, लेकिन दुनिया के लिए वो एक शिकारी था। एक ऐसा शिकारी जिसके नाम से ही वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। 6 महीने पहले ही तो ये सब शुरू हुआ था। मित्तल ने 1 अरब अमेरिकन डॉलर की भारी भरकम रकम के साथ किंग की नींव रखी और बाजार में खून की होली खेलने निकल पड़ा। सिर्फ 6 महीनों के अंदर शेयर बाजार, फॉरेन एक्सचेंज, सोना, तेल, यहाँ तक कि हथियार, जब तक वो पैसा बना सकता था वो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था और वो हमेशा पूरी तिजोरी भरकर ही लौटता था। टाइम मैगजीन ने उसे नोटों का शिकारी कहा था। वॉल स्ट्रीट पर दूसरे लोग पैसा कमा रहे थे, लेकिन वो सीधे अमीरों की तिजोरियों पर डाका डाल रहा था। एक अफवाह थी कि मित्तल के ऊपर भी कोई है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। मित्तल ने मंच पर खड़े होकर माइक हाथ में लिया।
उसने अपने सामने भीड़ को देखा और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि आप सब आज यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और आपको इस पर गर्व होना चाहिए क्योंकि ये हम सब की शान है। पूरा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस में था। हर कोई मित्तल के एक एक शब्द को अपने जहन में उतार रहा था। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और जोश से चिल्लाया, आप जो कुछ भी चाहते हैं, नोटों की गड्डियां, दुनिया की सबसे बढ़िया शराब, आलीशान विला, वो सब कुछ जिसका आप सपना देखते हैं, वो सब यहाँ हकीकत बन सकता है। तभी अचानक एक घबराई हुई, कांपती हुई आवाज ने मित्तल को बीच में ही टोक दिया। बॉस। मंच के ठीक नीचे उसका असिस्टेंट हाथ में फोन लिए पागलों की तरह मित्तल की तरफ इशारा कर रहा था। हॉल में बैठे सभी लोगों का ध्यान उस पर चला गया। सबके मन में एक ही सवाल था, इतने जरूरी मौके पर जब मित्तल खुद बोल रहा हो, उसे एक मामूली फोन कॉल के लिए टोकना, ये असिस्टेंट कर क्या रहा है? हर कोई उस असिस्टेंट को ऐसे घूर रहा था मानो उसे कच्चा चबा जाएगा। बेचारे का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था और वो सिर से पांव तक ठंडे पसीने में नहा गया था। लेकिन उसे अपने बॉस का हुक्म याद था, पर मित्तल ने ही उसे सख्ती से ऑर्डर दिया था, एक बार इस फोन पर किसी की कॉल आ जाए तो चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे मौका कितना भी जरूरी क्यों ना हो, उसे फौरन बताना ही होगा। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में फिर से पुकारा, बॉस। लेकिन जैसे ही मित्तल की नजर उस फोन पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। जो शिकारी कुछ पल पहले दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की बातें कर रहा था, वो एक फोन को देखकर ऐसे घबरा गया जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी हो। सैकड़ों लोगों की हैरान नजरों के बीच वो सीधे मंच से उतरा और फोन लेने के लिए आगे बढ़ा। एक शख्स ने पास वाले के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मित्तल ने हम सबको एक फोन कॉल के लिए छोड़ दिया, आखिर फोन के उस पार है कौन? दूसरा बोला, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? मित्तल और एक फोन कॉल के आगे झुक रहा है। तभी एक कोने से धीमी आवाज आई, इसका मतलब वो अफवाह सच थी। मित्तल के पीछे सच में एक रहस्यमयी बॉस है। मित्तल को इतनी बड़ी मीटिंग और सैकड़ों एम्प्लॉइज को छोड़ने पर मजबूर कर देना, ये काम सिर्फ अफवाहों में रहने वाला वही रहस्यमयी पूर्वी बॉस ही कर सकता था। ये वही शख्स था जिसने मित्तल को $1 अरब दिए और आज की किंग कंपनी खड़ी करवाई थी। ये सब वाकई सच था, लेकिन इस झटके के बाद सभी को और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ और वो और भी ज्यादा दीवाने हो गए, क्योंकि उनका असली बॉस तो मित्तल से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। सबकी जलती हुई नजरों के बीच मित्तल ने कांपते हाथों से फोन उठाया और उसे अपने कान से लगाया। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पूरे 6 महीने हो गए सर, आपने आखिरकार मुझसे कांटेक्ट किया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। उसने आगे कहा, 6 महीने पहले आपने रणभूमि से मेरी जान बचाई थी और आपने मुझे संभालने के लिए $1 अरब दिए थे। मैंने उसका इस्तेमाल एक फाइनेंशियल कंपनी बनाने के लिए किया। उसकी आवाज में गर्व और शुक्रगुजारी का मिला जुला भाव था। उसने कहा, मैंने आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया है सर। अब मैं आपको गर्व से बता सकता हूँ कि वो $1 अरब $3 अरब में बदल गए हैं। आप इसे किसी भी समय इस्तेमाल कर सकते हैं और अनगिनत फिक्स्ड एसेट्स अलग हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, 6 महीने में ये $10 अरब बन जाएंगे। मित्तल की आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी आंखों के सामने 6 महीने पुराना वो मंजर घूम गया जब उसे फंसाया गया था और वो मौत के मुंह में था। उसने तो सोच लिया था कि वो नॉर्थ की उसी रणभूमि में मर जाएगा। ये रुद्रा ही था जिसने उसे सेनाओं के चंगुल से बचाया था। वो न केवल बच गया, बल्कि रुद्रा ने उसकी प्रतिभा को भी पहचाना। उसे वॉल स्ट्रीट पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए $1 अरब दिए और उसे एक शानदार दूसरी जिंदगी दी। अगर रुद्रा न होता तो वॉल स्ट्रीट को दहलाने वाला शिकारी कभी पैदा ही नहीं होता। मित्तल की उत्साहित आवाज सुनकर रुद्रा भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, मित्तल, वो सब बीती बातें हैं। नॉर्थ की जंग खत्म हो चुकी है और मैं अब अपने होम टाउन लौट आया हूँ। रुद्रा ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, अब मुझे तुमसे एक काम करवाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक कंपनी को खरीदो। रुद्रा ने उसे गोयंका फैमिली की स्थिति के बारे में बताया। मित्तल ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, सर, सिर्फ एक कंपनी? आपकी मौजूदा फाइनेंशियल ताकत के साथ अगर आप इंडिया में बिजनेस का जाल बिछाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इंडिया के कई टॉप ग्रुप्स को खरीद सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 1 साल लगेगा सर। एक आलीशान और सूरज की रोशनी से भरे कमरे में, जहाँ कीमती इटालियन मार्बल चमक रहा था, एक औरत पागलों की तरह जमीन पर बैठी थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा और बेतहाशा चीखना चिल्लाना उस कमरे की शाही साज सज्जा से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। उसने कलेजा फाड़ कर चीखते हुए कहा, मेरा बेटा, आप उस बदमाश रुद्रा को हमारे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाकर कामयाब होने देंगे? वो हमारा अपना खून है। 30 साल, पूरे 30 साल मेरे जयेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में खून उतर आया था। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने मेज पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, चुप हो जाओ, बस करो ये रोना धोना और तमाशा। मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और उस घटिया रुद्रा की हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं उसे इसका मजा चखाऊंगा। है तो बस एक रेपिस्ट, फिर भी मुझे जगदीश कुमार को मना करने की हिम्मत करता है।
जयेश माथुर, जिसे रुद्रा ने गिरफ्तार करवाया था, उसके पिता जगदीश कुमार का दिल चाह रहा था कि रुद्रा अभी इसी वक्त मर जाए, क्योंकि रुद्रा की वजह से वो जेल में अपने बेटे को एक बार मिल भी नहीं पाए थे। लेकिन पल भर के गुस्से के बाद जगदीश कुमार कुछ परेशान हो गया। अधेड़ उम्र में बेटा होना आसान नहीं था, और इतने इंतजार और उम्मीदों के बाद आखिरकार उसे एक बेटा मिला था। उसने मन ही मन सोचा कि रोजाना की परवरिश में वाकई थोड़ी ज्यादा ही ढील दे दी थी। लेकिन इस अंजाम की उम्मीद किसने की थी? 30 साल, पूरे 30 साल। जगदीश कुमार ये सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि जब उसका बेटा बाहर आएगा तो क्या वो उसे देखने के लिए जिंदा भी रहेगा। उसने मन में सोचा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब उस रुद्रा की वजह से हुआ है, सब उसी का किया धरा है। अगर प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का ये बदमाश ना होता तो मेरा बेटा इस हाल में कैसे पहुंचता? उसे हर हाल में रुद्रा को झुकाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। रुद्रा, वो वापस आ गया है। तो फिर कृति। अचानक ये दो शब्द जगदीश कुमार के दिमाग में बिजली की तरह कौंध गए। वो अचानक जोर से हंस पड़ा क्योंकि इस पल उसे अपनी असली हैसियत याद आ गई थी। वो प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर था, और कृति तो सिर्फ स्कूल के हॉस्पिटल की एक मामूली चीफ फिजिशियन थी, जो आज भी उसके कंट्रोल में थी। अभी अभी अपने पति जगदीश कुमार की दहाड़ से डरकर चुप हो गई उसकी पत्नी इस पल अपने पति को पागलों की तरह हंसते देख उसे डांटने से खुद को रोक नहीं पाई। वो बिलखते हुए बोली, हंस रहे हो? किस बात पर हंस रहे हो तुम? मेरा बदनसीब जयेश, उसके माँ बाप ही नाकारा है, इसीलिए तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। जगदीश कुमार ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, बस करो, मेरे पास एक रास्ता है, इंतजार करो, जयेश सही सलामत घर वापस आएगा। जगदीश कुमार ने अपनी पत्नी को बेबसी से देखा। ये सब लाड़ प्यार का ही नतीजा था। उधर दूसरी तरफ स्कूल के हॉस्पिटल के ऑफिस में कृति कुछ स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम समझाने में ध्यान लगा रही थी। नरम दिल होने की वजह से वो अक्सर इन स्टूडेंट्स की दिल खोलकर मदद करती थी। नतीजा ये हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाती थी वो सब पीठ पीछे कृति को इज्जत से टीचर कृति कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि वो जो कुछ भी सिखाती थी वो क्लास के टीचर्स की सिखाई बातों से कहीं ज्यादा काम का होता था। हालांकि जैसे ही कृति ध्यान से समझा रही थी, किसी ने अचानक उसे आवाज दी, कृति जी, डायरेक्टर माथुर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। ये सुनते ही कृति के शांत चेहरे पर एक टेंशन की लहर सी दौड़ गई। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में कई डायरेक्टर्स थे, लेकिन माथुर सरनेम वाला सिर्फ एक ही था, जगदीश कुमार। हालांकि ये आदमी बहुत कम सामने आता था, लेकिन उसके शातिर स्वभाव के बारे में अफवाहें कभी बंद नहीं हुई थी। कहा जाता था कि उसने स्कूल डायरेक्टर का अपना पद भी धोखे से हड़पा था, और जयेश माथुर उसी का बेटा था। कृति को ये समझने के लिए एक पल की भी जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हो रहा है। जगदीश कुमार का उसे बुलाना यकीनन उसके पीछे का कारण उसका बेटा जयेश माथुर ही होगा, क्योंकि उसी ने जिया को किडनैप किया था। ये सोचते ही कृति को थोड़ा टेंशन आ गया। कुछ समय पहले जिया के अपहरण का वो खौफनाक मंजर अभी भी उसकी आंखों के सामने ताजा था। वो उस दरिंदे को किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं आने दे सकती थी। एक स्टूडेंट ने चिंता जताते हुए पूछा, टीचर कृति, डायरेक्टर माथुर ने अचानक आपको क्यों बुलाया है? क्या कोई बात हो गई है? दूसरे स्टूडेंट ने फिक्र से कहा, हाँ, क्या हम आपके साथ चलें? हम सबको थोड़ी चिंता हो रही है। जयेश माथुर पहले इतना घमंड इसलिए कर पाता था क्योंकि उसके पिता एक डायरेक्टर थे। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर माथुर के घोटालों की कभी कोई कमी नहीं रही, और एक अफवाह ये भी थी कि उसने एक टीचर को लगभग मरने पर मजबूर कर दिया था। ये सुनकर कि इस बार डायरेक्टर माथुर टीचर कृति से मिलना चाहते हैं, स्टूडेंट्स तुरंत बेचैन हो गए। कृति ने जबरदस्ती एक मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग पहले वापस जाओ। उसने अपने सामने खड़े युवा स्टूडेंट्स के ग्रुप को अलविदा कहा और फिर उठकर डायरेक्टर माथुर के ऑफिस की ओर चल पड़ी। डायरेक्टर माथुर के ऑफिस पहुंचकर कृति ने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। उसने पूछा, डायरेक्टर माथुर, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है? जगदीश कुमार ने धीमी आवाज में कहा, कुछ खास नहीं, बस तुमसे यूं ही बात करनी थी। तुम्हें याद है कि उस वक्त जब झा फैमिली ने तुम्हें घर से निकाल दिया था, तुम अकेली और बेसहारा थी, तब हमारी प्राइम केयर यूनिवर्सिटी ने ही तुम्हें पनाह दी थी। तुम ये बात भूली तो नहीं होगी, है ना? जगदीश कुमार धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन उसकी बातों से एक गहरा मानसिक दबाव पड़ रहा था। ये सुनकर कृति का मन बैठ गया। ये सच था, जिया की रक्षा के लिए झा फैमिली से निकाले जाने के बाद उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर प्राइम केयर यूनिवर्सिटी ने उसे सहारा न दिया होता तो वो नहीं जानती कि उस वक्त वो क्या करती। जगदीश कुमार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें ये बातें याद हैं तो ठीक है, तो क्या तुम्हें रुद्रा याद है? वो वापस आ गया है, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम स्कूल की खातिर जयेश की मदद करोगी। वो तो बस कुछ देर के लिए भटक गया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे एक मौका दोगी। उसने आगे लालच देते हुए कहा, स्कूल में अभी प्रोफेसर्स का इलेक्शन चल रहा है और तुम्हारे मेडिकल स्कूल में कोइंसिडेंस से एक कोटा खाली है, तुम्हें पता है? कृति, मैं हमेशा तुमसे बहुत उम्मीद रखता हूँ। तुम्हारे अलावा मेडिकल स्कूल में और कौन इस पद के लायक हो सकता है? जगदीश कुमार के चेहरे पर एक नर्म भाव था और उसका लहजा भी बहुत नर्म था। उसने सोचा कि उसने अपनी सबसे बड़ी ईमानदारी दिखा दी है। कृति जैसी नर्म दिल इंसान, ऊपर से प्रोफेसर का पद, वो यकीनन मान जाएगी। लेकिन उसने कृति को पहचानने में गलती कर दी थी। कृति वाकई एक नर्म दिल और खूबसूरत औरत थी, लेकिन ये सब इस शर्त पर था कि किसी ने उसकी उस सीमा को न छुआ हो जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
और वो सीमा जिया थी। अपनी बेटी की खातिर कृति सब कुछ दे सकती थी। जयेश माथुर ने उसकी बेटी का अपहरण किया था तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी। कृति का चेहरा फौरन सख्त हो गया। ये देखकर जगदीश कुमार का चेहरा भी बदल गया। कृति ने बर्फीली आवाज में कहा, ये नामुमकिन है और इसके अलावा मुझे प्राइम केयर यूनिवर्सिटी ने बचाया था, आपने नहीं। अलविदा। इतना कहकर कृति मुड़ी और चली गई। जगदीश कुमार भौचक्का सा उसे जाते हुए देखता रह गया। उसके चेहरे का भाव आत्मविश्वास से बदलकर गहरे गुस्से में तब्दील हो गया। कृति के बाहर निकलते ही ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया और उस बंद दरवाजे के पीछे जगदीश कुमार अकेला अपनी हारी हुई और नाकाम कोशिश पर सन्न रह गया। जगदीश कुमार की नजरों में कृति का खूबसूरत अक्स तैर रहा था, लेकिन कुछ देर पहले तक जो तारीफ और पसंद वाली फीलिंग थी वो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक धीरे धीरे सुलगती हुई नफरत ने ले ली थी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने खुद को कितना नीचे गिराया था। इस छोटी सी डायरेक्टर से कितनी नरमी से बात की थी, लेकिन कौन जानता था कि वो इतनी एहसान फरामोश निकलेगी। जगदीश कुमार अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो दहाड़ा, लानत है, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। उसके चेहरे की सारी झुर्रियां गुस्से में एक साथ सिमट गई थी। उसने मन में कसम खाई, अगर नरमी से काम नहीं बनता तो अब मैं जबरदस्ती का इस्तेमाल करूंगा। मैं जगदीश कुमार इतने सालों से डायरेक्टर हूँ, मुझे कोई हल्के में नहीं ले सकता। कुछ पल खुद को शांत करने के बाद जगदीश कुमार के होठों पर एक शातिर मुस्कान तैर गई। उसकी आंखें एक अजीब सी शैतानी चमक से भर गईं। जगदीश कुमार ने शांति से अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। फोन के दूसरी तरफ से एक चापलूसी भरी आवाज आई, अरे डायरेक्टर साहब, कहिए मुझसे क्या काम आ पड़ा? पिछली वाली दवाई ठीक से काम कर रही है ना? अगर इफेक्ट अच्छा नहीं है तो मेरे पास अभी अभी एक नया प्रोडक्ट आया है, गारंटी है कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ये बातें कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर था, जिसने पहले रुद्रा का रास्ता रोका था। प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के नाम पर एक धब्बा होने के नाते डायरेक्टर जगदीश कुमार के साथ उसके रिश्ते बहुत गहरे थे और वो दोनों छिपकर एक दूसरे के काले कामों में साथ देते थे। जगदीश कुमार एक बूढ़ा और कमजोर आदमी था, लेकिन उसकी हवस की आग अभी भी जल रही थी। ऐसे में उसे कुछ खास दवाइयों की मदद की जरूरत पड़ती थी और धीरज माथुर के पास ऐसी चीजों के लिए खास रास्ते थे। कहा जा सकता है कि दोनों की मिली भगत थी। न जाने कितनी औरतें उनके हाथों का शिकार हुई थी, लेकिन आज जगदीश कुमार ने उसे इन सब मामलों के लिए फोन नहीं किया था। जगदीश कुमार ने रूखेपन से कहा, धीरज, ये सब बातें छोड़ो, कोई वजह ढूंढो और उस औरत कृति को उसके पद से हटवा दो। उसने मेरी जरा भी इज्जत नहीं की और मैं चाहता हूँ कि वो इसकी कीमत चुकाए। जगदीश कुमार का लहजा अब दोस्ताना नहीं बल्कि दुश्मनी से भरा हुआ था। ये सुनकर धीरज माथुर हिचकिचाया। डायरेक्टर साहब, ये मामला शायद इतना आसान न हो। आप कृति की पहचान तो जानते ही हैं। जगदीश कुमार तुरंत दहाड़ा, डर किस बात का है? क्या मेरी जुबान की अब कोई कीमत नहीं रही? वो अब झा फैमिली की मेंबर नहीं है, उसे मेरे हुक्म का पालन करना ही होगा। तुम बस अपना काम करो, समझे? फोन से डायरेक्टर साहब के गुस्से की आवाज आई तो धीरज माथुर कांप गया और उसने जल्दी से हामी भर दी। ठीक है डायरेक्टर साहब, ये काम यकीनन हो जाएगा। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन फिर भी वो एक डायरेक्टर लेवल के आदमी से पंगा नहीं ले सकता था। धीरज माथुर ने मन ही मन सोचा, खैर मुझे क्या, अभी जरूरी काम ये है कि डायरेक्टर साहब का दिया हुआ काम निपटाया जाए ताकि भविष्य में प्रेसिडेंट की कुर्सी मेरे हाथ लग सके। और इसी के साथ धीरज माथुर जगदीश कुमार का हुक्म पूरा करने के लिए अपना जाल बिछा चुका था। ठीक उसी वक्त यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के खचाखच भरे हॉल में एक गरजती हुई आवाज ने सन्नाटा फैला दिया। धीरज माथुर ने चीखते हुए कहा, कृति, वहीं रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में वो क्या है? ये तीखे शब्द सीधे कृति के कानों में किसी जहर की तरह घुले। उसने हैरानी से अपना सिर घुमाया। उसके हाथ में डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट थी जिसे वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जमा करने जा रही थी। डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की भीड़ से भरे हॉल में अचानक सब रुक गए और उस तरफ देखने लगे जहां से आवाज आई थी। कृति के खूबसूरत चेहरे पर हैरानी और उलझन का भाव था। उसने शांति से धीरज माथुर से कहा, वाइस प्रेसिडेंट, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने ऐसा कोई काम कभी नहीं किया था। धीरज माथुर ने बड़े रौबदार अंदाज में कृति को लेक्चर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारे गुनाहों के बारे में बता रहा हूँ। क्या तुम्हारे हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो तुमने बाहर के उन घटिया सप्लायर्स के साथ साइन किया है? धीरज ने सोच लिया था कि इस बार वो कृति को बचने नहीं देगा। अचानक बेबुनियाद इल्जाम लगने से कृति को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो तुरंत अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी। उसने फौरन अपने हाथ का डॉक्यूमेंट खोला और कहा, ये वो नहीं है, ये तो वो डॉक्यूमेंट है जो रिया सक्सेना ने मुझे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देने के लिए कहा था, देखिए। लेकिन जिस पल डॉक्यूमेंट खुला, कुछ साफ और मोटे अक्षरों में लिखे शब्द सभी के दिमाग में छप गए। उन सब ने कृति को नफरत भरी नजर से देखा। वो कुछ शब्द थे, गिग बैक बिजनेस शेयरिंग। चारों तरफ कानाफूसी का शोर गूंजने लगा। किसी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर कृति ऐसी होंगी। मैं तो उन्हें एक अच्छी इंसान समझता था। सच ही कहते हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक और आवाज आई, छी, कहते हैं ना, औरत जितनी खूबसूरत होती है दिल उतना ही काला होता है। इतनी अच्छी शक्ल सूरत का क्या फायदा, वाकई शर्मनाक है। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे टीचर कृति ऐसी इंसान कैसे हो सकती है? क्या इसमें कोई गलतफहमी है? मुझे लगता है कि हमें गंभीरता से जांच करनी चाहिए।
मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई होगी। अपने चारों ओर हो रही बातें सुनकर कृति का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट था वो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट थी। वो इस तरह की चीज कैसे बन गई? और ये चीज उसे रिया सक्सेना ने दी थी। इसका मतलब उसे फंसाया गया है। ये ख्याल तुरंत कृति के दिमाग में बिजली की तरह चमका। उसका पहले से ठंडा पड़ा शरीर और भी ज्यादा सुन्न महसूस करने लगा। उसे लगा कि इस बार वो सच में खुद का बचाव नहीं कर पाएगी। कृति ने बची खुची हिम्मत जुटाकर कहा, ये मेरा नहीं है, ये मुझे रिया सक्सेना ने दिया था। उसने मुझसे मदद करने के लिए कहा था। वो खुद को साबित करना चाहती थी, पर धीरज माथुर ने उसे कोई मौका नहीं दिया। चुप रहो, अब तुम रिया सक्सेना पर इल्जाम लगाओगे। उसने मुझे इस बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम बस जॉब से निकाले जाने का इंतजार करो। कृति की बात सुनकर रिया को वहां बुलाया गया, लेकिन रिया ने बखूबी एक्टिंग करते हुए आंखें नम कर ली और कांपती हुई आवाज में उसने कृति की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर मैम कृति, मुझे सच में बहुत अफसोस है। पिछले कुछ दिनों में आपने मेरा जितना ख्याल रखा है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप उन घटिया दवाओं का इस्तेमाल करके स्कूल को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो मेरा दिल टूट गया। रिया ने अपना नाटक जारी रखा। मैंने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की मैम। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा मत कीजिए, लेकिन आपने अपनी ही चलाई। मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि जो पेशेंट्स हम पर इतना भरोसा करते हैं उन्हें इन खराब दवाओं का खामियाजा भुगतना पड़े। मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही रिया की बात खत्म हुई, हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन उसके चेहरे पर जो कुछ भी दिख रहा था वो सब सिर्फ एक एक्टिंग थी। वो जानती थी कि सबकी सिंपैथी हासिल करके ही वो कृति को सबके सामने नीचा दिखा पाएगी, और ये सब करके वो अंदर ही अंदर अपनी चाल पर बेहद खुश हो रही थी। पिछली बार जब वो डायरेक्टर कृति का मजाक उड़ाने में नाकाम रही थी, तो उसे एक अच्छा खासा फायदा पहुंचाने वाला हाथ खोना पड़ा था, और इस बार उसे वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर के साथ मिलकर कृति के खिलाफ साजिश रचने का मौका मिला था। खासकर तब जब वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने उसे साफ साफ कह दिया था कि कृति को यहाँ से निकालने के बाद डायरेक्टर की कुर्सी उसी की होगी। रिया ने इतनी शिद्दत से एक्टिंग की थी कि जो लोग कृति पर विश्वास करते थे वो भी हिल गए। भीड़ में कानाफूसी का शोर फैल गया और कृति की तरफ उंगलियां उठने लगी। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, यकीन नहीं होता, डायरेक्टर कृति सारा इल्जाम इस नई नर्स पर डालने की कोशिश कर रही है। ये तो सीधे सीधे पल्ला झाड़ना हुआ। कितनी शर्म की बात है। पास खड़े दूसरे आदमी ने कहा, मुझे तो पहले से ही शक था कि डायरेक्टर कृति के हाथ साफ नहीं है। देख लो, आखिर रिश्वतखोरी का मामला निकल ही आया। एक लेडी ने हिम्मत करके सीधे कृति से पूछ लिया, मैम क्या ये सच है? क्या आप सच में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके रिश्वत ले रही हैं? रिया एक नई नर्स थी जिसकी डायरेक्टर कृति से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं हो सकती थी। सबको यकीन दिला दिया, और कृति आमतौर पर नई नर्सों को बड़े प्यार से सब कुछ सिखाती थी, इसलिए हर कोई तुरंत रिया की बातों में आ गया। लोगों के ताने सुनकर कृति गुस्से और बेबसी से कांप उठी। हर एक शब्द किसी जहरीले तीर की तरह उसके सीने में धंस रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन उसकी बातों का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इस वक्त हर किसी ने अपने दिल में कृति को एक रिश्वतखोर इंसान मान लिया था। तभी धीरज माथुर ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा, तुम्हें जॉब से निकाला जाता है, अभी इसी वक्त दफा हो जाओ यहाँ से। इन शब्दों ने कृति को चकनाचूर कर दिया। कृति की आंखों में आंसू भर चुके थे। मुझे जॉब से निकाला जा रहा है? क्यों? मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। आप लोग मुझ पर ऐसे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। अगर उसने ये जॉब खो दी तो उसकी बेटी जिया का किंडरगार्टन में एडमिशन भी रद्द हो जाएगा, और उसके पास जो जमा पूंजी थी वो जिया और खुद का पेट पालने के लिए काफी नहीं थी। ये सोचते ही कृति को वो भयानक दिन याद आ गए जब उसने जिया को जन्म दिया था और अकेली संघर्ष कर रही थी। ठीक उसी वक्त जब हॉल में मौजूद सभी लोग कानाफूसी करते हुए कृति की निंदा कर रहे थे, एक काली परछाई हॉल में दाखिल हुई और धीरे धीरे कृति की ओर बढ़ने लगी। रुद्रा की मजबूत आवाज गूंजी, रुक जाओ। हॉल में सब चुप हो गए। एक स्टूडेंट ने दूसरे से पूछा, अरे ये कौन है भाई? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ने जवाब दिया, सुना है ये नया ऑब्स्टेट्रिशियन है, लगता है हीरो बनने आया है। रुद्रा को वहां देख धीरज माथुर हैरान भी था और खुश भी। उसने मन में सोचा, अरे वाह, मैंने तो अभी तक इससे पुराना हिसाब भी चुकता नहीं किया, और ये मेरे बने बनाए काम में टांग अड़ाने चला आया। धीरज माथुर ने रुद्रा से कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? एक मामूली से ऑब्स्टेट्रिशियन, यहाँ क्या कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। रुद्रा ने शांत भाव से कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। रुद्रा सीधा रिया सक्सेना के सामने आकर खड़ा हो गया। धीरज माथुर तुरंत आगे बढ़े, क्या करना चाहते हो तुम? ज्यादा करीब मत आना, मैं तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं करने दूंगा। वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर रुद्रा को रोकने की कोशिश करने लगे। एक पल के लिए तो रिया भी धीरज माथुर के इस रवैये से इंप्रेस हो गई। रुद्रा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछने जा रहा हूँ, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? धीरज माथुर चौंक गए। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? निकल जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी कोई है? जल्दी यहाँ आओ। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स अपने वाइस प्रेसिडेंट की आवाज सुनते ही तुरंत हॉल के अंदर भागे। रुद्रा ने नीचे झुकी हुई रिया की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? वो जैसे ही आगे झूठ बोलने वाली थी, वो डर के मारे रुक गई, जैसे उसके हाथ पैर जम गए थे।
उसे नहीं पता क्यों, पर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर उसने अपने सामने खड़े इस शख्स को धोखा देने की हिम्मत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंदरूनी खौफ से रिया ने सच उगल दिया। मैंने कहा, वो डॉक्यूमेंट मैंने जानबूझकर डायरेक्टर कृति को फंसाने के लिए तैयार किया था। मुझसे ऐसा करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने कहा था। रुद्रा की तरफ देखने भर से उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। धीरज माथुर को यकीन नहीं हुआ कि रिया ने इतनी जल्दी हार मान ली। चुप हो जा, तो ये सब तुम्हारी चाल थी और अब तुम सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहती हो। कोई है? इसे यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो। धीरज माथुर ने मन ही मन उसे कोसा। ये लड़की सच में बेकार है, किसी काम की नहीं, खुद तो डूबी, मुझे भी ले डूबी। इसी बीच बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ पहुंचे और वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर के शब्द सुनते ही बिना कुछ कहे तुरंत रिया की ओर बढ़े और उसे सबके सामने घसीटकर बाहर ले जाने लगे। रिया घबराकर चीखने लगी, नहीं, ये मैंने नहीं किया है, सच में मैंने नहीं किया। ये देखते ही कि सिक्योरिटी गार्ड्स उसे घसीटकर बाहर ले जाने वाले हैं, रिया की आंखें खौफ से वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर की तरफ देख रही थीं। हालांकि उसके मुंह से आधे ही शब्द निकले थे कि उसे पूरे हॉल से बाहर घसीट लिया गया। ये नजारा देखकर वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने राहत की सांस ली। जैसे ही धीरज माथुर ने ऊपर देखा, उसकी आंखें रुद्रा की आंखों से मिली और उसके हलक में जैसे कांटे उगाए। वो अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। धीरज माथुर ने खुद को फौरन संभाला और कृति की तरफ देखते हुए कहा, डायरेक्टर कृति, मैं आपसे यहाँ सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत जल्दबाज हो गया और मैंने मामले की सच्चाई की जांच ही नहीं की। मुझे उस शातिर औरत रिया सक्सेना ने गुमराह कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। उसने अपना सिर उठाते हुए फिर से कहा, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी क्या करता? मैं हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। उनकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो यहाँ से जाएगा वो आप नहीं, बल्कि वो धोखेबाज रिया सक्सेना होगी। धीरज माथुर एक बार फिर झुका और फिर उस तरफ चल दिया जहाँ रिया सक्सेना को ले जाया गया था। भीड़ की नजरों में धीरज माथुर का ये रूप किसी हीरो से कम नहीं था। एक ऐसा इंसान जो पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा चिंतित था और जिसे एक धोखेबाज ने गुमराह कर दिया था। धीरज माथुर के जाने के बाद ही भीड़ को एहसास हुआ कि उन्होंने डायरेक्टर कृति को कितना गलत समझा था। हर किसी का लहजा तुरंत बदलने लगा। एक डॉक्टर ने अपने बगल वाले की कोहनी पर चिकोटी काटते हुए कहा, देखा, तुम ही अभी डायरेक्टर कृति के बारे में बुरा भला कह रहे थे। मुझे तो पहले से पता था कि डायरेक्टर कृति बेकसूर है। एक नर्स ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल डायरेक्टर कृति, हम सब आप पर विश्वास करते हैं। आप नाराज तो नहीं है ना? तभी एक और आवाज आई, ये सब उस रिया सक्सेना की गलती है। दिन भर कितनी सीधी सादी बनने का नाटक करती है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। चारों तरफ से फुसफुसाहटों का दौर शुरू हो गया। हर कोई खुद को सही साबित करने और कृति की चापलूसी करने लगा। ये नजारा देखकर कृति को अचानक घिन आने लगी। ये वही लोग थे जो कुछ मिनट पहले उसे अपनी नजरों से खा जाने को तैयार थे। अपने आसपास के लोगों का ये दोगलापन उसे अंदर तक कचोट रहा था। गहरी सांसें लेने के बाद कृति ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान का नकाब ओढ़ लिया और कहा, कोई बात नहीं, आप सब भी तो धोखे में आ गए थे। इस बीच धीरज माथुर को जाते हुए देखकर रुद्रा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, लेकिन वो उसके पीछे नहीं गया। इस वक्त सबसे जरूरी ये देखना था कि कृति कैसी है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो भीड़ ने कृति को पहले ही निकाल दिया था। ये डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी कृति को गलत समझा था, अब पूरी ईमानदारी से माफी मांग रहे थे। रुद्रा केवल बेबसी से अपना सिर हिला सका और अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। उसने मन में सोचा, अभी उसके पास जाना ठीक नहीं होगा, वो पहले ही मुझसे नाराज है। और जैसे ही रुद्रा मुड़ा, भीड़ के बीच बनी एक छोटी सी दरार से कृति ने रुद्रा को जाते देखा। उसके दिल में एक उलझन भरी फीलिंग जगी। वो आगे बढ़कर रुद्रा को थैंक यू कहना चाहती थी। उसने सोचा कि नफरत अपनी जगह है, पर एहसान मानना भी तो जरूरी है। अगर आज वो नहीं होता तो उसका करियर, उसकी इज्जत सब खत्म हो जाता। इस उथल पुथल के बीच कृति के ठंडे दिल में एक छोटी सी गर्माहट पैदा हुई, पर यह गर्माहट भी रुद्रा के लिए कृति के मन में बसे पूर्वाग्रह को नहीं बदल सकी। नफरत का ये पहाड़ इतना ऊंचा था कि उसे पार करना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन उस हॉस्पिटल के दूसरे कोने में एक और कहानी पक रही थी। धीरज माथुर ने एक छिपा हुआ कोना ढूंढा और हाथ में पकड़े फोन से जगदीश कुमार को रिपोर्ट करने लगा। उसकी आवाज में सम्मान कम और डर ज्यादा था। धीरज माथुर ने कहा, डायरेक्टर माथुर, वो काम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे अभी भी कुछ वक्त चाहिए, लेकिन आप चिंता न करें, मैं 1 महीने के अंदर कृति को स्कूल के हॉस्पिटल से जरूर निकलवा दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, क्या 1 महीना? मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है धीरज। जगदीश कुमार ने गुस्से से भरी ये बात कही और सीधे फोन काट दिया। अचानक कटे हुए फोन को देखकर धीरज माथुर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने फुसफुसाया, लानत है। इस पल उसने अपनी सारी भड़ास रुद्रा पर निकाल दी। अगर ये शख्स सामने ना आया होता तो वो बहुत पहले ही सक्सेसफुल हो गया होता। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बुदबुदाया, एक मामूली सा ऑब्स्टेट्रिशियन, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? देख मैं तुझे कैसे जमीन पर लाता। उसकी आंखों में एक खूंखार चमक उभर आई। इस वक्त जगदीश कुमार अपने शानदार ऑफिस में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। धीरज माथुर एकदम टट्टू साबित हुआ, इसलिए अब वो केवल हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा, अब
तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर से ही बात करनी पड़ेगी। वो खून चूसने वाला पिशाच फिर से मोटी रकम ऐंठेगा, लेकिन मेरे बेटे के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गहरी सांसें लेने के बाद जगदीश कुमार ने एक और फोन मिलाया। इस बार निशाना स्कूल के हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, एक बूढ़ा और चालाक आदमी। जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ, डायरेक्टर की मजाकिया आवाज तुरंत सुनाई दी। अरे आज ये कौन सी हवा चली जो डायरेक्टर माथुर ने हमें याद किया? क्या हमारे छोटे से स्कूल के हॉस्पिटल ने कोई गुस्ताखी कर दी? एक पल में जगदीश कुमार का चेहरा काला पड़ गया। ये बूढ़ा हमेशा दूसरों को इसी तरह चिढ़ाना पसंद करता था। जगदीश कुमार ने सीधे अपना मकसद बताया। मुझे कृति को पद से हटाना है, कीमत बोलो, मैं कोई भी रकम देने को तैयार हूँ। डायरेक्टर ने सीधा जवाब दिया। ये तो बड़ा सौदा है, लेकिन कीमत चाहे जो भी हो, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बूढ़ी हड्डियां रिटायरमेंट तक सलामत रहें, बस यही दुआ है। मैं किसी ऐसी मुसीबत से पंगा नहीं लेना चाहता जिसे मैं संभाल न सकूं। डायरेक्टर के ऐसे मना करने से जगदीश कुमार चौंक गया, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते। जगदीश कुमार ने चीखते हुए कहा, क्या कृति अब झा फैमिली का हिस्सा नहीं है? डर किस बात का है? तुम अपनी कीमत बताओ। डायरेक्टर ने गंभीरता से कहा, हमारी इतने सालों की जान पहचान के नाते एक सलाह देता हूँ। कृति कुछ नहीं है, लेकिन कोई है जो वापस आ गया है, और उस शख्स के हाथ आसमान तक पहुँचते हैं। वो तुम्हारे या मेरे जैसे लोगों की पहुँच से बहुत दूर है। डायरेक्टर ने इतना कहकर तुरंत फोन काट दिया। फोन कटने के बाद डायरेक्टर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। जब ईरा के कहने पर रुद्रा ने मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया था, तो उसने यूं ही जिज्ञासा में उसकी जांच पड़ताल की थी। तब उसे पता चला कि रुद्रा असल में वही शख्स था जिसने 6 साल पहले कृति का रेप किया था। लेकिन एक बात जो पक्की हो सकती थी वो ये थी कि इस वक्त ना तो रुद्रा और ना ही कृति, दोनों में से किसी से भी पंगा लेना अक्लमंदी नहीं है। दूसरी तरफ रुद्रा अपने फोन पर मित्तल से बात कर रहा था। सर, गोयनका फैमिली की कंपनी को खरीदने के लिए फंड्स तैयार हैं। एक बार आप कहें तो हम पूरी इंडस्ट्री को हिला सकते हैं। पैसे से हम कुछ भी। रुद्रा ने उसे बीच में ही टोकते हुए शांति से कहा, मित्तल, मेरे लिए पैसे का सिर्फ एक ही मतलब है, मेरे अपनों की जिंदगी को बेहतर बनाना। गोयनका फैमिली की कंपनी को मैं सिर्फ इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पिता की जिंदगी भर की मेहनत थी। मित्तल तुरंत चुप हो गया और फिर उसने एक गारंटी दी। सर, मैं समझ गया, 2 दिन के अंदर आप गोयनका फैमिली की कंपनी के मालिक होंगे, ये मेरा वादा है। रुद्रा ने कहा, ठीक है, काम पर लग जाओ। कृति से बदला लेने में जगदीश को हर तरफ से ना मिल रही थी, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। जब सबसे शातिर डायरेक्टर ने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया, तो उसका चेहरा पल भर में गुस्से से तमतमा गया और उसने जोर से अपने दांत भींच लिए। जगदीश कुमार गुस्से से बोला, लानत है कमीने, एक बार मेरे हाथ लग जा, कच्चा चबा जाऊंगा तुझे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने अपने कांपते हाथ में पकड़ा हुआ लैंडलाइन फोन जमीन पर दे मारा। जगदीश कुमार हाँफ रहा था। उसने मनी मन सोचा, बुढ़ा सठिया गया है, बात भी साफ साफ नहीं बताई। एक कृति को रास्ते से हटाने की तो बात थी, इसमें इतना डरने की क्या जरूरत है? उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। एक के बाद एक मिल रही नाकामी और लोगों के इनकार ने उसे बुरी तरह से चिड़चिड़ा बना दिया था। वो पागलपन में चिल्लाया, मैं प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का स्कूल बोर्ड मेंबर हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं, और ये सब मेरे मुंह पर मुझे मना कर रहे हैं। उसकी आंखों के सामने उन सब लोगों के घिनौने चेहरे एक एक करके घूम गए जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था। उसने सोचा, एक रेपिस्ट, एक छोटा मोटा डायरेक्टर और वो बुढ़ा डीन, इन सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं उन सबको देख लूंगा। अचानक उसके दिमाग में अनगिनत बुरे ख्याल एक साथ उमड़ने लगे। उसका खौलता हुआ गुस्सा अब एक ठंडी खतरनाक नफरत में बदल रहा था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे कंप्यूटर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एक पुरानी घटना याद आई, एक ऐसी घटना जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। यादें किसी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह उसे खींचकर 15 साल पहले ले गईं। ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब जगदीश कुमार बस एक छोटा मोटा नया अमीर बना आदमी था। घर की जमीन बिकने पर मिले सरकारी मुआवजे ने उसे रातों रात अमीर बना दिया था। उस वक्त वो अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार दिन जी रहा था। जी भर के खाना पीना, अय्याशी करना, जैसा मन करता वैसा जीता था। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे ये सब कुछ बोरिंग लगने लगा। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना शहर के ऊंचे तबके यानी अपर क्लास सोसाइटी का हिस्सा बनूं। उसे लगा था कि हाथ में नोटों की गड्डियां लेकर नोएडा शहर की उस ऊंची सोसाइटी में घुसना बच्चों का खेल होगा। लेकिन जब उसने सच में कोशिश शुरू की तो उसे तारीफ की जगह अनगिनत ताने और एक जलील करने वाला नाम मिला, गंवार। गांव से आया हुआ एक नंबर का गंवार। पार्टियों में लोग उसे देखकर कानाफूसी करते थे। कोई उसके महंगे लेकिन भड़कीले कपड़ों का मजाक उड़ाता, तो कोई उसके बात करने के तरीके पर हंसता। अपर क्लास सोसाइटी के सामने पैसे के अलावा उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। जगदीश कुमार ने कसम खाई कि वो उस ऊंचे तबके में शामिल होकर रहेगा। बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाने के बाद किसी ने उसे बताया कि उसे उस सोसाइटी में घुसने के लिए एक पहचान की जरूरत है। ये बात जगदीश कुमार की समझ में तो आ गई, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी एक अंधेरी रात को काले कपड़ों में लिपटा एक आदमी अचानक उसके सामने किसी साई की तरह आया। उसने जगदीश को एक समाधान दिया, लेकिन उसकी कीमत थी उसकी आधी जायदाद। ये सुनते ही जगदीश कुमार को शक हुआ, लेकिन उसके कानों में गूंजते वो ताने, बाहर निकलते ही सुनाई देने वाला वो नाम गंवार, इन सब ने जगदीश के दिमाग में आग लगा दी थी। उसने सोचा,
बाहर में गया पैसा, इज्जत ज्यादा जरूरी है। और बस उसने काले कपड़ों वाले उस आदमी की बात मान ली। उसके बाद उस आदमी के निर्देशों और उसकी तरह तरह की रहस्यमयी मदद से जगदीश कुमार हैरान परेशान सा प्राइम केयर यूनिवर्सिटी के स्कूल बोर्ड का मेंबर बन गया। जो लोग कल तक उसे गंवार कहकर बुलाते थे, अब उसे डायरेक्टर माथुर या जगदीश जी कहकर बुलाने लगे थे। अचानक जगदीश कुमार की जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था। उस घटना के बाद उस रहस्यमयी काले कपड़ों वाले आदमी ने उसे एक अकाउंट नंबर दिया था। उसने बताया था कि कंप्यूटर के जरिए लॉगिन करने पर वो एक ऑनलाइन अंडरवर्ल्ड में दाखिल हो जाएगा। इसे ही लोग आम भाषा में डार्क वेब कहते थे। लेकिन उस एक खौफनाक घटना के बाद जगदीश कुमार ने कभी दोबारा उस काले कपड़ों वाले आदमी को खोजने की कोशिश सिर्फ इसीलिए नहीं की क्योंकि कीमत बहुत बड़ी थी। लेकिन अब 15 साल बाद खामोशी से भरे इस कमरे में जगदीश कुमार को अचानक वो भूली हुई बात याद आ गई थी। उसने मन में सोचा, अगर मैं खुलेआम इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करूं तो शायद कृति को झुकाया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत वक्त लगेगा और तब तक मेरा बेटा तो बच नहीं पाएगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने फिर से सीधे रास्ते अपनाए तो शायद उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये सोचते ही जगदीश का खून खौल उठा। उसने अपने दांत भींचे और अपनी जेब से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली। ये थैली 10 साल से भी ज्यादा वक्त से उसके साथ थी। आज जगदीश ने आखिरकार उसे खोला। अंदर एक कोरा कागज का टुकड़ा था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था। उस पर नंबरों की एक लकीर लिखी हुई थी। ये वही वेबसाइट और अकाउंट नंबर था जो काले कपड़ों वाले आदमी ने जाते समय जगदीश कुमार को दिया था। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान करे ये वेबसाइट अभी भी काम करती हो। जगदीश कुमार ने 2 गहरी सांसें ली, धीरे से उस कागज के टुकड़े को बाहर निकाला, कंप्यूटर खोला और अपने कांपते हुए हाथों से उन नंबरों को धीरे धीरे कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड के बाद जैसे ही उसने एंटर का बटन दबाया, कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। जगदीश घबरा गया और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने बेचैनी से सोचा, क्या वेबसाइट बंद हो चुकी है या इस वेबसाइट में कोई वायरस था? कंप्यूटर बंद क्यों हो गया? ठीक उसी पल जब जगदीश कुमार उसे ठीक करने का कोई तरीका खोजने की कोशिश कर रहा था, ब्लैंक पड़ चुकी स्क्रीन अचानक सफेद रोशनी से जगमगा उठी। स्क्रीन पर अजीब से नंबरों की एक लकीर उभर आई। ऐसी खतरनाक और हाई एंड लाइनअप को देखते ही जगदीश कुमार के चेहरे की चिंता अचानक एक शातिर मुस्कान में बदल गई। वो पागलों की तरह हंसा। जब तुम लोग मुझे इज्जत नहीं दोगे तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इन दिनों रुद्रा और कृति के हाथों हुई बेइज्जती ने उसे अंदर तक जला दिया था। अब जब उसे अपना गुस्सा निकालने का एक और मौका मिला था तो वो उसे कैसे जाने दे सकता था? जगदीश कुमार की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठी जब उसने डार्क वेब पर इंफॉर्मेशन खोजना शुरू किया। स्क्रीन पर चमकते मैसेजेस ने सचमुच उसकी आंखें खोल दी। ऑनलाइन हत्या के ऑर्डर्स, खूबसूरत लड़कियों की बिक्री, बिजनेस सीक्रेट्स की खरीद फरोख्त, वहाँ कल्पना की जा सकने वाली हर चीज उपलब्ध थी। जिस बात ने जगदीश कुमार को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये थी कि पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल अलायंस ग्रुप के चेयरमैन की मौत का कनेक्शन भी इसी डार्क वेब से था। ये खबर पढ़कर वो एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन डर के बाद उसके दिल में धीरे धीरे एक अजीब सी खुशी और शैतानी आनंद उभरने लगा। इसी पल रुद्रा और कृति के उसके सामने बंधे हुए और लगातार रहम की भीख मांगने का सीन जगदीश कुमार के दिमाग में घूमने लगा। उसने खुद से कहा, अगर ऐसा है तो मैं इंतजार किस बात का कर रहा हूँ? जगदीश कुमार ने फौरन एक ऑर्डर देना शुरू कर दिया। इनाम में रुद्रा और कृति की इंफॉर्मेशन और तस्वीरें डाली और काम की जरूरतें साफ साफ बताई। दोनों को एक तय जगह पर अगवा करके ट्रेन करना। जैसे ही उसने एंटर बटन दबाया, उस काम की कीमत तुरंत स्क्रीन पर चमक उठी, 5 मिलियन। और उसके नीचे दोनों लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई थी। रुद्रा नोएडा शहर के गोयंका फैमिली का एक मेंबर, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी का पूर्व टॉप स्टूडेंट, बाद में कृति से रेप के आरोप में जेल गया और अब रिहा हो चुका है। कृति पूर्व में नोएडा शहर के झा फैमिली की सीधी वंशज, बाद में मतभेदों के कारण झा फैमिली से निकाल दी गई और अब अपनी बेटी के साथ नोएडा शहर में रह रही है। फिलहाल वो प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की डायरेक्टर है। ये देखकर जगदीश कुमार का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए सिर्फ नाम और तस्वीरें डालनी पड़ी थी। एक भी गलती नहीं जो डार्क वेब की असली ताकत को दिखा रही थी। और कीमत महज 5 मिलियन, जो इस समय जगदीश कुमार के लिए एक छोटी सी रकम थी। वो इतने सालों तक स्कूल बोर्ड का मेंबर रहा था और उसने लंबे समय से अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बेशुमार दौलत जमा कर ली थी। जगदीश कुमार जोर से हंसा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कैसे इतने सख्त और इतने घमंडी बने रहते हो। उसने सबमिट बटन पर क्लिक किया और अगले ही पल उसके निजी खाते से तुरंत 5 मिलियन कट गए। हालांकि खाते से 5 मिलियन कम हो गए थे, लेकिन जगदीश कुमार का दिल खुशी से झूम रहा था। एक तरफ जहां जगदीश कुमार अपनी शैतानी जीत का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर इस सबसे बेखबर रुद्रा प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कदम रख चुका था। उसने एक काला कोट पहना हुआ था, कद लंबा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संयम था। रुद्रा ने धीरे धीरे पूरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का जायजा लिया। उसके सबसे करीब बैठी लेडी नर्स बड़े इत्मीनान से शीशे में देखकर अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसके सामने बैठा अधेड़ उम्र का अंकल अपने सामने रखे कीबोर्ड पर अंधाधुंध उंगलियां चला रहा था और उसकी बाईं ओर बैठा एक मनमौजी लड़का इस समय पैर पर पैर चढ़ाकर अपने फोन में गेम खेल रहा था। रुद्रा ने मन ही मन सोचा,
तो ये है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। पूरे मेडिकल स्कूल में सबसे आरामदेह जगह। कोई ताज्जुब नहीं कि डीन ने मुझे जानबूझकर यहाँ भेजा था। अपने सामने के माहौल को देखकर रुद्रा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा, ये वाकई बुरा नहीं है। भविष्य में मेरे पास काफी खाली टाइम होगा और सबसे बड़ी बात, मैं कृति के करीब भी रह सकता हूँ। तभी उसके सबसे करीब बैठी नर्स की नजर उस पर पड़ी। एक नया लड़का आया है और हैंडसम भी है। आओ मेरी तरफ आकर बैठो, मैं भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नर्स की आवाज सुनकर बाकी लोग भी चौंके। गेम खेलने वाले लड़के ने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, धत तेरे की, इतना घटिया खेलता है, एक नया लड़का आया है, चलो तुम भी हमारे जैसे बन ही जाओगे। हेलो। वहीं एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी अपनी कुर्सी से उठकर बोला, नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है। अगर आपको कुछ जानना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ मौजूद लोगों को एहसास हो गया था कि रुद्र आ गया है और वो सभी बढ़ चढ़कर रिएक्शन देने लगे, क्योंकि जैसा कि सभी जानते थे, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट सिर्फ नाम कमाने की जगह थी। यहाँ आने वाले सभी लोग या तो अमीर थे या प्रेस्टिजियस, सबकी गहरी पहुंच थी। रुद्रा भी शुरुआत में विनम्रता दिखाते हुए बोला, नमस्ते, मेरा नाम रुद्रा है, आशा है हम साथ में कुछ अच्छा काम करेंगे। उसने अपने कलीग्स को नमस्कार किया। हालांकि जैसे ही रुद्रा डिपार्टमेंट में कदम रखकर डायरेक्टर को रिपोर्ट करने वाला था, हवा में एक गरजदार डांट गूंजी। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कुर्सी से चिल्लाया, रुद्रा, तुम इस समय रिपोर्ट करने क्यों आए हो? अगर काम नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये चिल्लाने वाला शख्स जोरावर सिंह था, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर। पहले लक्ष्य चौधरी इस ईमानदार आदमी पर चिल्लाने के अलावा जोरावर ने कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। उसकी दहाड़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी ने सिर घुमाकर देखा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे। उन्होंने सोचा, जोरावर सिंह पागल हो गया है क्या? अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। ये नया लड़का तो किसी बड़ी पहुंच वाला लग रहा था। डिपार्टमेंट में सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अपने सामने इस जबरदस्त तमाशे का मजा लेने के लिए तैयार थे। रुद्रा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपने सामने खड़े जोरावर सिंह को नहीं, बल्कि उसके आर पार देख रहा हो। उसकी शांत नजरें और सीधा तना हुआ शरीर एक अनकहा दबाव बना रहे थे। जोरावर को बिना किसी वजह के महसूस हुआ कि हवा का तापमान कई डिग्री गिर गया है। उसके जिस्म के रोए खड़े होने लगे और उसके कदम अपने आप पीछे हटने लगे। ये सब सिर्फ रुद्रा की एक शांत नजर का असर था। लेकिन सिर्फ आधा कदम पीछे हटकर जोरावर रुक गया। ठीक उसी पल उसे अचानक रुद्रा की हैसियत याद आ गई। वो तो बस उसके नीचे काम करने वाला एक मामूली डॉक्टर था। उसने मन ही मन खुद को कोसा। एक नए लड़के से डर गया? छी! उसे याद आया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ने उसे पहले ही फोन पर हिदायत दी थी कि इस नए लड़के रुद्रा को आते ही उसकी औकात दिखानी है और उसके लिए मुश्किलें खड़ी करनी है। वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर उसका सीनियर था, एक ऐसा अफसर जिसकी चापलूसी करना उसकी मजबूरी भी थी और आदत भी। वैसे भी उसने अपनी तरफ से पता करवाया था, इस रुद्रा की कोई बड़ी पहुंच या खास बैकग्राउंड नहीं था। जोरावर ने मन में सोचा, डिपार्टमेंट का एक छोटा सा डॉक्टर और हिम्मत देखो इसकी, मुझे ऐसे घूर रहा है। देख मैं कैसे तेरा इलाज करता हूँ। जैसे ही उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आया, जोरावर सिंह तुरंत एक ऊंची और रौबदार आवाज में रुद्रा पर बरस पड़ा। इसी वक्त काम पर लग जाओ। ये मत सोचना कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हो तो यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद दूसरे डॉक्टरों और नर्सों के चेहरे पर भी हल्की सी नाराजगी आ गई। वो लोग वैसे भी जोरावर सिंह को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन सब यहाँ अपनी जॉब बचाने और एक्सपीरियंस बटोरने आए थे, इसलिए किसी ने कुछ कहा नहीं। असल में वो सब इंतजार कर रहे थे कि रुद्रा पलट कर जवाब दे। जोरावर के चिल्लाने पर रुद्रा मुस्कुराया। उसने मन में सोचा, वाह, ड्यूटी पर रिपोर्ट करते ही ऐसा स्वागत। लगता है यहाँ आते ही अपना दबदबा कायम करना पड़ेगा, वरना कुछ लोगों को आसमान और जमीन का फर्क समझ नहीं आएगा। रुद्रा ने तय कर लिया कि अगर वो शुरू में ही इन छोटी मोटी चीजों को नहीं निपटाएगा तो आगे चलकर उसे परेशानी होगी। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृति की देखभाल करने आया था। उसने सोचा, और ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है वो शक्ल से ही भद्दा लग रहा है। पहली बार मिलने पर अगर ये ऐसे बात कर सकता है तो आगे पता नहीं क्या करेगा। जैसे ही रुद्रा ने अपना फोन निकालकर ईरा को इन्फॉर्म करना चाहा, तभी उसके पीछे से एक खुशी भरी चीख सुनाई दी। एक मीठी आवाज गूंजी, अंकल, आखिरकार आप मिल ही गए। मैंने कितने लोगों से पूछा, तब जाकर पता चला कि आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में आए हैं। क्या बात है, आज ड्यूटी पर रिपोर्ट करने आए हैं क्या? चारवी जोशी खुशी से उछलती कूदती रुद्रा के पास आई और बिना कुछ सोचे समझे रुद्रा के बगल में खड़ी हो गई। रुद्रा ने चारवी की तरफ मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लेकिन इसी बीच एक कड़क आवाज आई, रुद्रा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये क्या तेवर है तुम्हारे? अब फौरन ये सारी फाइलें मेरे लिए पूरी करो। जोरावर सिंह गुस्से से दहाड़ा। उसने अपना हाथ उठाकर गुस्से में रुद्रा की तरफ इशारा किया। जोरावर ने मन ही मन फैसला कर लिया, अब पूरे डिपार्टमेंट में लोगों की जिम्मेदारियां बदलनी पड़ेंगी। अब इस डिपार्टमेंट का नया बलि का बकरा रुद्रा होगा। रुद्रा की इंसल्ट करके जोरावर के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, लेकिन ये शब्द चारवी जोशी के कानों में भी पड़ गए। चारवी ने पलटकर जोरावर को बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, तुम होते कौन हो अंकल से इस तरह बात करने वाले? मुझे तो लगता है कि ये सारा काम तुम्हें करना चाहिए।
उसके तेवर देखकर जोरावर एक पल को चौंका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि रुद्रा अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आया है। उसने तिरछी नजरों से रुद्रा को देखा और ताना मारते हुए बोला, अरे वाह रुद्रा, तुम तो लोगों को साथ लाकर बगावत करने पर उतर आए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ। जोरावर मन ही मन जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस रुद्रा की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है। डिपार्टमेंट का एक छोटा सा एम्प्लॉय होकर भी इतनी खूबसूरत लड़की पटा ली। साथ ही उसने चार्वी को आंख भी मारी। उसने अपना सीना फुलाकर सीधा खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जोरावर सिंह इतना मोटा था कि इस वक्त वो किसी खड़े हुए सुअर जैसा लग रहा था। जोरावर की इस हरकत ने डिपार्टमेंट में मौजूद हर किसी की आंखें फाड़ दी। सब उसे हैरानी से घूरने लगे, और जैसे जैसे जोरावर की बातें और हरकतें हद पार करती गईं, लोगों की आंखों में हैरानी की जगह एक ऐसी नजर ने ले ली जैसे वो किसी जिंदा लाश को देख रहे हों। जोरावर, वो बेवकूफ, रुद्रा के बगल में खड़ी लड़की को नहीं पहचान पाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी लोग भी उसे नहीं पहचानते थे। वो चार्वी जोशी थी, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी की सबसे मशहूर लड़की, प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी चेतन जोशी की लाडली बेटी। एक ऐसी लड़की जिसके सिर्फ एक शब्द से जोरावर सिंह की पूरी जिंदगी तबाह हो सकती थी। चार्वी की आंखों में जोरावर के लिए अब सिर्फ नफरत थी। उसने नाराज होते हुए कहा, अंकल चलिए यहाँ से, मुझे इस आदमी की नजरों से उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। मैं पापा से कहकर इसे हटवा दूंगी। इस तरह के लोग यहाँ रहने के लायक नहीं है। ये कहकर उसने रुद्रा का हाथ पकड़ा और वहाँ से जाने लगी। रुद्रा ने कुछ नहीं कहा, बस वहाँ मौजूद अपने कलीग्स की तरफ दोस्ती का इजहार करते हुए सिर हिलाया और फिर चार्वी के साथ डिपार्टमेंट से बाहर निकल गया। जैसे ही रुद्रा और चार्वी बाहर निकले, पीछे से जोरावर सिंह की गुस्से भरी आवाज गूंजती रही, रुद्रा, ये क्या कर रहे हो तुम? डिपार्टमेंट में काम का वक्त है, क्या तुम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते? जो आदमी अब तक अपने फोन पर कोई गेम खेलते हुए लगातार गालियां बक रहा था, उसने अजीब से लहजे में जोरावर सिंह से धीरे से कहा, अरे जोरावर सिंह, नहीं, अब से तो आपको बेवकूफ जोरावर बुलाना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ ना? जैसे ही ये शब्द कहे गए, पूरा डिपार्टमेंट जोरदार और चुभने वाली हंसी से गूंज उठा। हर एक की नजर सिर्फ और सिर्फ जोरावर सिंह पर थी। छोटे साहब की आंखों में वो भद्दा मजाक देखकर जोरावर सिंह का दिल बैठ गया। उसने घबराते हुए पूछा, छोटे साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो आपकी राह में कोई मुश्किल खड़ी नहीं की। आप ये सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सच तो ये था कि जोरावर ने अपने सामने खड़े इन छोटे साहब की राह में कभी कोई मुश्किल खड़ी नहीं की थी, बल्कि हमेशा उनकी अच्छी तरह से सर्विस की थी। फिर ये साहब अचानक उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? छोटे साहब की आंखों में शरारत की एक चमक आई। उन्होंने जोरावर सिंह के पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम पहचान नहीं पाए कि अभी अभी रुद्रा के बगल में जो लड़की थी वो कौन थी? सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। जोरावर सिंह चौंक गया। लड़की? कौन लड़की? इससे पहले कि छोटे साहब जवाब देते, वहां बैठी एक नर्स त्रिशा ने अपनी लिपस्टिक बाहर निकालते हुए और शीशे में देखकर होंठों पर लगाते हुए लापरवाही से कहा, चार्वी जोशी, प्राइम केयर यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक और प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी चेतन जोशी की इकलौती बेटी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी के अभी इस्तीफा दे देती, कम से कम थोड़ी इज्जत तो बच जाती। ये सुनकर जोरावर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। जोरावर सिंह के मन में गहरी निराशा छा गई। उसने मनी मन सोचा, क्या रुद्रा का कोई बैकग्राउंड नहीं था? वो चार्वी जोशी को कैसे जानता था? मैंने अभी अभी क्या कर दिया? मैंने रुद्रा को डांटा और चार्वी जोशी के साथ फ्लर्ट किया। अचानक उसे याद आया, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर। ये वाइस प्रेसिडेंट धीरज माथुर ही थे जिन्होंने उसे ये सब करने के लिए उकसाया था। उनके पास इस मामले को सुलझाने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। ये सोचते ही जोरावर सिंह, जो अब तक बुत बना खड़ा था, अचानक अपने भारी शरीर को घसीटते हुए डिपार्टमेंट से बाहर भागा। उसके जाते ही डिपार्टमेंट का माहौल फिर से पहले जैसा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। त्रिशा ने अपनी सहेली से पूछा, कैसी लग रही है आज मेरी लिपस्टिक? उसकी सहेली ने जवाब दिया, बुरी नहीं है। मैं तो कहूंगी कि आज तुम यकीनन बहुत से मर्दों को अपना दीवाना बना लोगी। जोरावर सिंह की इस हालत पर पूरे डिपार्टमेंट ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं और अपनी रोज की चर्चाएं शुरू कर दी। हॉस्पिटल के गलियारे में जब रुद्रा और चार्वी जोशी साथ चल रहे थे तो चार्वी जोशी ने गुस्से से कहा, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा से कहकर उस बुरे आदमी से जरूर निपटूंगी। जो आपको धमकाने की हिम्मत करे, मैं उसे जरूर आटे दाल का भाव याद दिला दूंगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी जाकर जोरावर सिंह को पीट कर ही आएगी। रुद्रा ने चार्वी जोशी के इस प्यारे गुस्से को देखा और हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, ये तो एक छोटी सी बात है, पर तुम आज मुझसे मिलने क्यों आई? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? रुद्रा ने सोचा कि चार्वी जोशी अभी अभी उसे ही ढूंढ रही थी। इसका मतलब क्या चेतन जोशी उसे कोई काम सौंपना चाहते थे? जब रुद्रा ने ये कहा तो चार्वी जोशी तुरंत नाराज हो गई। उसने मुंह फुलाकर कहा, क्या मतलब है? क्या मैं बिना किसी काम के आपसे मिलने नहीं आ सकती? वो वहीं रुक गई। ये देखकर रुद्रा मुस्कुराया और शांति से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे कभी भी मिलने आ सकती हो। वैसे मैंने भी बहुत टाइम से नहीं देखा कि प्राइम केयर यूनिवर्सिटी कैसी है। चलो मुझे इन सालों में हुए बदलावों को देखने के लिए ले चलो। जैसे ही चार्वी जोशी ने ये सुना, जो अब तक नाराज थी, उसका चेहरा एक सेकंड में खिल गया। उस खूबसूरत चेहरे पर तुरंत एक खुशी भरी मुस्कान आ गई।
रुद्रा की बात से चार्वी के चेहरे पर जो चमक आई थी वो सूरज की किरणों से कम नहीं थी। आते जाते हर किसी की नजर चार्वी पर रुक रही थी। एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है? वाकई अपनी रेपुटेशन पर खरी उतरती है। काश मैं भी इससे कभी बात कर पाऊं। दूसरे ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, मुझे तो इससे दोस्ती करनी है, इसका खास दोस्त बनना है, पर क्या पता ये कभी मेरे सामने देखेगी भी या नहीं। तभी एक और स्टूडेंट का दिल टूट गया। तुम सब चार्वी से दोस्ती के ख्वाब देखते रहते हो, एक दिन मैं इसे अपना बनाकर ही रहूंगा। वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स चार्वी जोशी के चेहरे से आकर्षित हुए थे, पर अचानक उनका ध्यान चार्वी के बगल में चल रहे आदमी पर पड़ा। रुद्रा को देख सबका दिल जैसे टूट गया, क्योंकि रुद्रा का ऑरा ही उनकी उम्मीद और सपनों को तोड़ने के लिए काफी था। चार्वी जोशी ने हल्के से घूमते हुए शरारत से पूछा, सच कहूँ तो आज पापा को सच में आपसे कुछ काम है, पर हाँ, आगे मैं ऐसे ही बिना किसी काम के आपसे मिलने आऊंगी, तब आप शॉक मत हो जाना। चेतन जोशी उससे मिलना चाहते हैं, इस बात को जानकर रुद्रा चार्वी के साथ जा रहा था। दोनों यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन ठीक उसी पल एक जानी पहचानी मॉडिफाइड कार के आने की आवाज सुनाई दी। जमीन पर सस्ते टायरों के घिसने की तेज आवाज और जले हुए रबर की गंध ने आसपास के माहौल को तनाव से भर दिया। ये कार किसी शिकारी की तरह आकर ठीक रुद्रा और चार्वी के सामने रुकी। चार्वी ने मन में सोचा, ये लड़का फिर से आ गया। सामने लोकेश वर्मा था, जिसे रुद्रा पहले भी एक बार धूल चटा चुका था। वही पुरानी कार, वही पुराने घिसे पिटे तरीके। ऐसा लगता था जैसे इस लड़के ने अपनी पिछली गलतियों से कुछ नहीं सीखा था। रुद्रा भी बड़ी दिलचस्पी से उस खटारा कार को देख रहा था। उसने मन में सोचा, देखे तो सही, इस बार ये कौन सा नया तमाशा लेकर आया है। लोकेश ने फिल्मी हीरो की तरह कार का दरवाजा खोला, माथे पर गिरे अपने लंबे बालों को एक घटिया अदा से संवारा और खुद को साइड मिरर में देखकर हैंडसम होने का दिखावा किया। फिर उसने चार्वी की तरफ घूरते हुए कहा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, आज रात मैंने बड़ी मुश्किल से शाही बावर्ची में एक टेबल बुक करवाई है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? ये कहते कहते उसने अपनी जैकेट से एक गुलाब का फूल निकाला और उसे अपने दांतों के बीच दबा लिया। फिर उसने चार्वी की तरफ आंख मारी जैसे वो कोई हीरो हो। उसने रुद्रा के वजूद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, मानो वहाँ कोई खड़ा ही ना हो। ये देखकर चार्वी का पारा चढ़ गया। उसने फौरन रुद्रा की बांह मजबूती से पकड़ ली और उस लड़के को जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। शाही बावर्ची में मैं जब चाहूँ जा सकती हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आज मैं अंकल को अपने घर ले जा रही हूँ, तो प्लीज हमारा रास्ता मत रोको। ये नजारा देखकर और चार्वी के मुंह से अंकल शब्द सुनकर लोकेश का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसकी आंखों में रुद्रा के लिए साफ साफ नफरत और जलन दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने काफी देर तक कोई हरकत नहीं की, क्योंकि उसे रुद्रा के तरीके याद थे। वो दोबारा अपनी हड्डी खिसकने का दर्द महसूस नहीं करना चाहता था। लोकेश ने बिना कोई भाव दिखाए खुद को थोड़ा पीछे किया। उसकी आंखों में अब रुद्रा के लिए गुस्सा था। उसने सिर तिरछा करके रुद्रा को घूरते हुए कहा, अरे कॉलेज की परी, गुस्सा मत हो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें अपने आसपास ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जिनकी नीयत खराब हो। क्या पता कब किसी के मन का जानवर जाग जाए और तुम जैसी खूबसूरत लड़की खतरे में पड़ जाए। ऐसा लग रहा था कि उसने रुद्रा के बैकग्राउंड के बारे में पता लगा लिया था, इसीलिए वो इतनी घटिया बात कह रहा था। लेकिन जाहिर है लोकेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बातें चार्वी को और भी ज्यादा भड़का देंगी। चार्वी की आंखें गुस्से से जलने लगी। उसने कहा, इसका तुमसे क्या लेना देना? तुम जैसे बदनाम और घटिया इंसान, अगर तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हारी मदद ना करते तो तुम कब के खत्म हो चुके होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल के बारे में कुछ भी कहने की? चार्वी की आंखों में लोकेश के लिए सिर्फ नफरत और घिन थी। उसने रुद्रा की तरफ मुड़कर कहा, अंकल चलिए, हमें इस घटिया इंसान पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद चार्वी रुद्रा को खींचकर लोकेश की कार के बगल से निकालते हुए स्कूल के गेट की तरफ बढ़ गई। शुरू से आखिर तक रुद्रा ने एक बार भी सीधे लोकेश की तरफ नहीं देखा और ना ही उससे बात करना जरूरी समझा। लोकेश ने दांत पीसते हुए कहा, तेरी की। ये देखकर कि उसे इस तरह नजरअंदाज किया गया और रुद्रा ने कॉलेज की सबसे हसीन लड़की को अपना दीवाना बना लिया है, लोकेश के दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने हाथ में पकड़ा गुलाब का फूल जमीन पर फेंककर उसे अपने जूते से बेरहमी से कुचल दिया। वो आगे बढ़कर रुद्रा की अच्छी खासी धुलाई करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में अपनी खिसकी हुई हड्डी की तस्वीर आई, लोकेश के कदम वहीं रुक गए। उसने मन में सोचा, मैं किसी न किसी को भेजकर तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। लोकेश तो अपनी भड़ास निकालने के लिए शहर की रंगीनियों में खो गया, लेकिन यहाँ कहानी का रुख जोशी फैमिली के शानदार बंगले की तरफ मुड़ चुका था। इस बार मुलाकात की जगह न तो कोई प्राइवेट क्लब था, न ही कंपनी का ऑफिस, बल्कि एक आलीशान प्राइवेट रेसिडेंस था। बंगले के भीतर चेतन जोशी ने बड़े अदब से कहा, रुद्रा बेटा, मुझे माफ करना तुम्हें यहाँ तक तकलीफ दी। इस बार उनके लहजे में पिछली बार से भी ज्यादा इज्जत और एक तरह की बेचैनी थी। रुद्रा ने बेपरवाही से सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। वो पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि चेतन जोशी ने उसे किस लिए बुलाया है। जब कोई इतनी इज्जत दे तो उसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह जरूर होती है। चेतन जोशी अपनी बेटी की तरफ मुड़े
और पहले सख्त लहजे में कहा, चार्वी, तुम अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करो, मुझे रुद्रा से कुछ जरूरी बात करनी है। फिर उन्होंने माफी मांगने वाले अंदाज में रुद्रा की तरफ देखा। चार्वी ने मुंह बनाते हुए नाखुशी से कहा, ठीक है, लेकिन आपकी जरूरी बातें खत्म होने के बाद अंकल से सिर्फ मैं बात करूंगी। वो ये भी जानती थी कि उसके पापा ने अंकल को किसी जरूरी काम से ही बुलाया है। उसे इस वक्त समझदारी दिखानी चाहिए थी ताकि अंकल के दिल में उसकी कोई बुरी छवि न बने। चार्वी ने आगे कहा, अंकल, आप पापा से बात कीजिए, मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। चेतन जोशी ने कहा, मेरी बेटी थोड़ी चंचल है, उम्मीद है आप उसकी नादानी से परेशान नहीं होंगे। रुद्रा ने हल्का सा सिर हिलाते हुए शांति से कहा, कोई बात नहीं, अब मुद्दे पर आते हैं। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? ये शायद कोई मामूली बात तो नहीं है। चेतन जोशी रुद्रा का स्वभाव जानते थे, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने फौरन अपनी बात रख दी। जब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं सच सच बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रुद्रा, तुम स्कूल में मेरी चार्वी की हिफाजत करो। चिंता मत करो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस कोई 15-20 दिन की बात है, तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चार्वी की माँ के गुजर जाने के बाद से उनका दिल और जान सब कुछ चार्वी में ही बसता था। इतने सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुरानी दुश्मनी की वजह से उनकी दुनिया उजड़ जाए। रुद्रा का हुनर और उसकी मेडिकल की समझ चार्वी को बहुत अच्छी तरह से महफूज रख सकती थी। यही वजह थी कि चेतन जोशी आज अपना मान सम्मान एक तरफ रखकर रुद्रा से मदद मांग रहे थे। रुद्रा ने एक पल के लिए सोचा, फिर शांति से जवाब दिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्कूल के अंदर। उसके लिए 24 घंटे बिना किसी भूल के चार्वी की हिफाजत करना नामुमकिन था। वो नॉर्दर्न टेरिटरी से ये सब करने के लिए नहीं लौटा था और चार्वी पर उसका कोई एहसान भी नहीं था। लेकिन अगर सिर्फ स्कूल की बात थी तो वो उसका ध्यान रख सकता था। रुद्रा की हाँ सुनते ही चेतन जोशी के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने खुशी से कहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रुद्रा बेटा। उन्होंने जल्दी से अपनी जेब से एक चेक निकाला और उसे तेजी से रुद्रा के हाथ में थमा दिया, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं रुद्रा अपना फैसला ना बदल दे। चेक पर 10 मिलियन की रकम लिखी थी। रुद्रा ने धीरे से वो चेक चेतन जोशी के हाथ में वापस रखते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, आपने जो कहा है वो हो जाएगा। ये सुनकर चेतन जोशी के होंठों पर बस एक फीकी सी मुस्कान आ सकी और उन्होंने रुद्रा की ओर गहरी सहमति में अपना सिर हिलाया। रुद्रा की इस बेमिसाल मदद को चेतन जोशी ने पहले ही अपने दिल और दिमाग में एक भारी एहसान की तरह लिख लिया था। भले ही रुद्रा ने बदले में कुछ नहीं मांगा था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो चेतन जोशी बदले में कुछ भी नहीं देंगे। चेतन जोशी जानते थे कि रुद्रा की पहचान बहुत रहस्यमय थी, लेकिन जब तक उनकी बेटी उसे पसंद करती है, भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों न डालनी पड़े, वो उन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। कारण सच में बहुत सरल था। चेतन जोशी चाहते थे कि रुद्रा ज्यादा से ज्यादा उनकी बेटी के साथ रहे, क्योंकि चार्वी भी यही चाहती थी और उनकी बेटी खुश है, उससे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। चेतन जोशी ने अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर रुद्रा की तरफ देखा और गर्म जोशी से कहा, मैंने उसे इतने लंबे समय से इतना खुश नहीं देखा है। मुझे उम्मीद है कि रुद्रा, तुम रहोगे तो वो सेफ रहेगी। बेचारी बड़ी मुश्किलों भरी जिंदगी रही है उसकी। ये कहते हुए चेतन जोशी के चेहरे पर कुछ पुरानी दर्द भरी यादों का साया दौड़ गया। फिर उन्होंने कुछ उदास लहजे में अपनी बात आगे बढ़ाई। जब से चार्वी की माँ बीमारी की वजह से गुजरी है और मैं उस समय अपने कारोबार में बुरी तरह उलझा हुआ था, मुझे चार्वी का ख्याल रखने के लिए बहुत कम समय मिला। लेकिन किस्मत से चार्वी काफी समझदार निकली और उसने ये साल शांति से गुजार लिए। चेतन जोशी ने एक गहरी ठंडी सांस ली। लेकिन मैं आज भी अपनी बेटी के दिल में छिपे अकेलेपन को महसूस कर सकता हूँ, पर मैं भी कुछ हद तक लाचार था। मुझे समझ नहीं आता था कि अपनी बेटी को कैसे दिलासा दूं। उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक आई जब उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी बेटी के चेहरे पर हर दिन मुस्कान छाई रहती है, खासकर जब वो तुम्हारे साथ होती है। इस तरह की शांत और सच्ची मुस्कान मैंने इतने सालों में उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। रुद्रा ने उनकी चिंता को समझते हुए शांति से सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जब उसने कहा, आप चिंता न करें, मैं चार्वी का ख्याल रखूंगा। सच तो ये था कि उसे अचानक सामने आई इस लड़की से कोई खास चिढ़ नहीं थी। चार्वी जोशी में जो जवानी की ताजगी और जीवन शक्ति थी, उसने रुद्रा को अनजाने में 6 साल पहले के समय में लौटा दिया था। उस समय उसने जिंदगी के ये कड़वे घूंट नहीं पिए थे और वो बस एक लापरवाह कॉलेज का टॉप करने वाला लड़का था। ये एहसास बहुत अजीब था। ये सुनकर चेतन जोशी के चेहरे पर एक बड़ी शरारती मुस्कान खिल गई। उन्होंने ठहाका लगाकर कहा, अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो, चार्वी को घुमाने ले जाओ। मुझे याद है कि चार्वी यहाँ के पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जाने के लिए कभी कोई था ही नहीं। चेतन जोशी ने रुद्रा की ओर आंख मारी। उनके शब्दों का मतलब साफ था। ये पहाड़ विला के ठीक बगल में एक शानदार जगह पर था। रुद्रा ने अपनी तेज नजरों से पहाड़ों को कुछ देर देखा, फिर शांति से सिर हिला दिया। सच कहा जाए तो वो नॉर्दर्न टेरिटरी में हर दिन जीवन और मौत के संकटों का सामना कर रहा था और ऐसा लगता था कि उसने बहुत लंबे समय से कोई पहाड़ नहीं चढ़ा था। हालांकि उसके दिमाग में एक और प्लान चल रहा था। उसने सोचा कि जब उसकी बहन की तबीयत थोड़ी और बेहतर हो जाएगी तो वो उसे ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर ले जाएगा।
और संयोग से वो कृति और जिया को भी बाहर बुलाएगा ताकि उनके रिश्ते को बढ़ावा मिल सके। फिर वो ये बहाना बना सकता है कि उसकी बहन को किसी की देखभाल की जरूरत है और उसे पूरा यकीन था कि कृति का दिल इतना नरम है कि वो कभी मना नहीं करेगी। ये सोचते सोचते रुद्रा के भावहीन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये दृश्य संयोग से चेतन जोशी ने देख लिया और उनका दिल जोर से उछल पड़ा। उन्होंने मन में सोचा, लगता है मेरी बेटी के लिए कुछ मौके बन रहे हैं। चेतन जोशी को जब रुद्रा के अतीत के बारे में पता चला तो उन्हें कृति और जिया के होने को लेकर गहरी चिंताएं थी, क्योंकि भले ही उनकी बेटी सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि कृति की सुंदरता किसी से कम नहीं थी। दोनों के बीच एक खून का रिश्ता भी था जिसने उन्हें अपनी बेटी के लिए और भी चिंतित कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रुद्रा के दिल में उनकी सबसे चुलबुली बेटी के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थी। अगर ऐसा था तो वो निश्चिंत हो सकते थे। हालांकि ठीक इसी पल रुद्रा की जेब में रखा फोन अचानक वाइब्रेट होने के साथ बज उठा। स्क्रीन पर कृति नाम चमकता देख उसके शांत चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। फोन के दूसरी तरफ कृति थी। ये देखकर रुद्रा ने फुर्ती से फोन उठाया और धीरे से पूछा, हाँ बोलो क्या हुआ। कृति के फोन कॉल के लिए चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा पहली प्राथमिकता थी। उसी समय रुद्रा धीरे धीरे उठा और चेतन जोशी को एक माफी भरी नजर दी। फिर विला के कोर्ट यार्ड की ओर चला गया। चेतन जोशी मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा और शांति से चाय पीने लगे। फोन पर कृति की बर्फीली ठंडी आवाज आई, कुछ हुआ नहीं है, मैं आज सुबह तुम्हें बताना भूल गई थी। आज शुक्रवार है, किंडरगार्टन में दोपहर में छुट्टी हो जाती है। तुम और मैं जिया को लेने जाएंगे, अगर वो तुम्हें नहीं देखेगी तो दुखी हो जाएगी। कृति ने अपनी बात खत्म की और रुद्रा को जवाब देने का एक पल भी दिए बिना फोन काट दिया। फोन के कटने की बीप सुनकर रुद्रा थोड़ा चौंक गया। उसके मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा लगता है कि कृति अभी भी मुझसे नाराज है, और हो भी क्यों ना, उसने अतीत में जो किया था उसकी भरपाई सिर्फ कुछ चीजों से नहीं की जा सकती थी। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। रुद्रा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में जो दृढ़ नजर थी वो एक बात बता रही थी कि वो हार नहीं मानेगा। जिस औरत का वो कर्जदार था, बेशक वो उसकी भरपाई खुद ही करेगा। उसने घड़ी पर एक नजर डाली और पाया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर वो अभी निकलता तो जिया को लेने के लिए लगभग सही समय पर पहुंचता। रुद्रा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो तेजी से मुड़ा, वापस घर के अंदर चला गया और चेतन जोशी के पास आया। उसने कहा, मिस्टर जोशी, चार्वी से मेरी ओर से माफी मांग लीजिएगा। मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है और मुझे तुरंत निकलना होगा। मैं उसे बाद में मिल लूंगा। ये सुनकर चेतन जोशी के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। ये चिंता रुद्रा के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, चार्वी जब ये सुनेगी तो उसका दिल कितना टूट जाएगा, बेचारी कितनी दुखी होगी।